डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। दिस इज आयुषी चौरे एंड वेलकम टू नेक्स्ट टॉप ह्यूमैनिटीज, जहां हम बनाते हैं देश का भविष्य। तो लो जी, आ गया आपका वो सैंपल पेपर जिसके लिए आप जो हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि मैम क्लास 11th का हिस्ट्री का सैंपल पेपर लेकर आ जाइए। तो भाई आ चुका है सैंपल पेपर। अब ये जो सैंपल पेपर है ये मेरे थ्रू डिजाइन पूरा सैंपल क्वेश्चन पेपर है, जिसमें सारे क्वेश्चंस मैंने फ्रेम करे हुए हैं और हमारे नेक्स्ट टॉपर के तरफ से ये जो सैंपल पेपर है वो आपके लिए आया हुआ है। तो आज का ये जो सैंपल पेपर होने वाला है, इससे आप अपना जो एग्जाम देने वाले हैं जाकर, है ना, क्लास 11th का जो आप एग्जाम देंगे, उस एग्जाम की पूरी तैयारी, मतलब किस तरीके से क्वेश्चंस आने हैं, उनके आंसर्स आप कैसे लिखने हैं, आप एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करेंगे, मैप कैसे किया जाएगा, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन कैसे होंगे, हर एक चीज जो कि आप सोच रहे हैं, जिसको लेकर आपके मन में डर है, वो सारी की सारी समस्याओं का समाधान जो है वो यही है, वो ये एक सैंपल क्वेश्चन पेपर। अब देखो, ये बात आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि क्लास 11th का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो आपके स्कूल के टीचर सेट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो मैं क्वेश्चन बता रही हूं वो क्वेश्चन का पैटर्न जो होता है वो फॉलो हो सकता है, लेकिन अब कोई ये नहीं बोलेगा कि मैम एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आया है ना, क्योंकि मैं अलग तरीके से सोच रही हूँ, आपकी टीचर अलग तरीके से सोच रही है। बट ये जो आपका पूरा सैंपल क्वेश्चन पेपर है, इसके थ्रू हम आपके पूरा सिलेबस का, कि आपकी तैयारी कितनी पक्की है, आपसे क्वेश्चन किस तरीके से बनने और आप उनका आंसर्स किस तरीके से देंगे, वो सारी चीजें जो है वो इस सैंपल क्वेश्चन पेपर के थ्रू आप कर लेंगे। ठीक है जी, चलिए शुरू करें। चलिए आ जाइए। अब सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शंस आपको यहां पर ध्यान रखने हैं उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो जो आपका पूरा क्वेश्चन है, पूरा जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो आपसे 5 सेक्शंस में आएगा, सेक्शन ए बी सी डी ई। अब आपका जो सेक्शन ए होगा उसमें क्या होगा बेटा, उसमें 21 MCQs आएंगे आपको और हर एक MCQ जो है वो 1 मार्क का होगा। उसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में आपके पास 22 से लेकर 27 तक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आने वाले हैं। अब इसमें हर एक क्वेश्चन जो है वो आपका 3 नंबर का है और आंसर में जो वर्ड लिमिट है वो आपको 60 to 80 वर्ड्स यहाँ पर प्रोवाइडेड है ना। मतलब जनरली आप यहाँ पर ट्राई करेंगे कि कम से कम 3 से 4 वैलिड पॉइंट्स जो है वो आप अपने आंसर्स में यहाँ पर आपको लिखने होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन सी की, जो कि होता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, अब इसमें आपको 3 क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 से क्वेश्चन नंबर 30 तक, ठीक है। अब इसमें हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 8 मार्क्स का होता है और अगर वर्ड लिमिट की बात करें तो 300 से लेकर 350 वर्ड्स जो है वो यहाँ पर वर्ड लिमिट्स बताई जाती है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, है ना। तो जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जब भी आंसर्स लिखें तो आंसर्स को कंसाइज करना है, प्रिसाइज करना है, कम शब्दों में बहुत बड़ी और गहरी बात कहनी है, ठीक है। चलिए अब अगर हम बात करें सेक्शन डी की, तो सेक्शन डी जो है वो क्वेश्चन नंबर 31 से 33 यानी कि 3 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपको आए हैं, ठीक है। और हर एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपको 4 नंबर का है। अब इसके पहले जो हमारा वीडियो आया था सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, उसमें हमने क्लास 11th की बुक के जो सारे सोर्स हैं, है ना, सारे के सारे जो आपको बॉक्स दिए हुए थे वो सारे हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर उस वीडियो को देख लेना, ताकि अगर सोर्स से रिलेटेड आपके मन में, दिमाग में कोई डाउट है तो वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें हमारे सेक्शन ई की, तो सेक्शन ई जो है वो 34 क्वेश्चन नंबर यानी कि मैप बेस्ड क्वेश्चन, 5 नंबर का आपको मैप आएगा। अब इसमें जो क्वेश्चन आ सकता है वो आपको आइडेंटिफिकेशन का भी आ सकता है, लोकेशन का भी आ सकता है, दोनों चीजें आएंगी, ठीक है। उसके बाद और क्या बताया जा रहा है कि भाई पूरा के पूरा ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, इसमें ओवरऑल चॉइस नहीं है कि भाई या तो क्वेश्चन नंबर 28 कर लो या क्वेश्चन नंबर 29 कर लो, नहीं। जो भी चॉइस होगी वो आपको विद इन प्रोवाइड करी जाएगी। यानी कि क्वेश्चन नंबर 28 है तो क्वेश्चन नंबर 28 में ही आपको 2 चॉइस मिलेगी कि या तो आप ए पार्ट कर लो या आप बी पार्ट कर लो, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि या तो 28 कर लो या 29 कर लो या सेक्शन बी कर लो या सेक्शन सी कर लो, ऐसी कोई चॉइस नहीं मिलनी है आपको, ठीक। उसके बाद हर एक चीज के लिए सेपरेट इंस्ट्रक्शन जो है वो आपको और अलग तरीके से प्रोवाइड है, ठीक है। अब पूरा के पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका 80 मार्क्स का होने वाला है और इसको सॉल्व करने के लिए आपको मिलने वाले हैं 3 घंटे, ठीक है। तो वैसे तो 3 घंटे मिलेंगे जब आप एग्जाम में देने जाते, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको हो सकता है क्योंकि हम थोड़ा जल्दी भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन जब आप एग्जाम में दोगे तो आपको 3 घंटे में से खत्म करना होता है, ठीक है जी। चलिए
शुरुआत करते हैं हमारे सेक्शन ए से, यानी कि एमसीक्यू वाले पार्ट से। अब यहां पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है दैट द नेटिव अमेरिकन ट्राइब विच वाज फोर्सिबली इविक्टेड बाय द यूएस प्रेसिडेंट एंड्रयू जैक्सन वाज, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, हमें पता है किस चैप्टर से है, ये डिस्प्लेसिंग द इंडिजीनियस पीपल से। देखो आपसे बहुत बच्चे ये मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, बार बार कमेंट में आ रही है ये चीज कि मैम एमसीक्यू कैसे करना है, एमसीक्यू कैसे करना है। तो एमसीक्यू ना बेटा 21 नंबर का है ना, बहुत ज्यादा वेटेज वो कैरी कर रहा है आपका पूरे क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जब भी आप एमसीक्यू को करें तो आपको पहली चीज कि बिल्कुल हबड़ दबड़ नहीं करनी है कि भैया ये भी कर लें वो भी कर लें, फटाफट करो और आगे बढ़ो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब भी एमसीक्यू सॉल्व करोगे बिल्कुल ध्यान से एक एक शब्द को पढ़कर एमसीक्यू को सॉल्व करना है, ठीक है। और एमसीक्यू को सॉल्व करते समय सबसे पहले उसे पार्ट बाय पार्ट समझने की कोशिश करो। जैसे जब भी आप ये क्वेश्चन देख रहे हो तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो कि भैया किस चैप्टर की बात हो रही है, ठीक है। चैप्टर समझ में आ गया। अब चैप्टर के बाद आप कहां पहुंचे, उसकी हेडिंग के तरफ पहुंचे कि भाई किस हेडिंग से इन्होंने ये चीज उठाई हुई है, और फिर अपनी आंखों के सामने उस लाइन को ढूंढने की कोशिश करो जो आपने पढ़ी हुई थी एनसीईआरटी में, ठीक है। तो हमेशा मैंने बताया हुआ है कि जब भी एनसीईआरटी पढ़ो तो पूरा आप उस पॉइंट तक पहुंच जाने चाहिए कि भाई ये लाइन कहां लिखी हुई थी एनसीईआरटी की, ठीक है। चलो, तो ये किस चैप्टर से है, डिस्प्लेसिंग द इंडिजिनियस पीपल से है। अब यहां पर हमने पढ़ा हुआ था किसके बारे में, चरोकी ट्राइब के ऊपर, कि चरोकी ट्राइब जिन्होंने क्या सीखा हुआ था, इंग्लिश सीखा हुआ था, ठीक है। नेटिव अमेरिकन थे, जो यूरोपियंस वहां पर आए हुए थे उनके जैसे बनने की कोशिश कर रहे थे वो, ठीक है। तो किस ट्राइब की बात हो रही है यहाँ पर, चरोकी ट्राइब की बात हो रही है। अब इसके अलावा एक और ट्राइब है जिसके लेकर आपके मन में क्वेश्चन हो सकता है, और वो होता है हॉपीज। तो हॉपीज जो है वो हमने कहां पढ़ा हुआ था, जो उसका सोर्स है, जब स्पेनिश लोग वहां पर आ रहे थे तो उन्हें ऐसा लग रहा था नेटिव अमेरिकन को कि शायद स्पेशली हॉपीज को कि ये जो कौन है, ये टर्टल्स के जैसे दिखने वाले लोग, शायद ये हमारे भाई बहन हो सकते हैं, ठीक है। तो हॉपीज का अलग रेलेवेंस है और चेरोकी का अलग रेलेवेंस है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द प्रिंस, ठीक है। अब ये भी जो क्वेश्चन है ये आपको कहां से आया हुआ है, जो सोर्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है बेटा कि जो सोर्स है ना, उनसे सिर्फ सोर्स बेस्ड क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि वो चैप्टर का पार्ट है, तो उनके ऊपर आपसे एमसीक्यू भी बन सकता है, वो आपको ध्यान से पढ़ने हैं सारे के सारे सोर्स, ठीक है। तो अब ये किताब की बात हो रही है कि द प्रिंस, जिसमें हमने पढ़ा हुआ था किसमें, चेंजिंग कल्चर ट्रेडिशन वाले, उसमें कि जो न्यू कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग था, जिसमें अब ह्यूमन की बात हो रही है कि ह्यूमन कैसे हो रहे हैं, उनके किस तरीके के एट्रीब्यूट्स होते हैं, फीचर्स होते हैं, बिहेवियर होते हैं। उसमें जो मैकियावेली है उन्होंने बताया हुआ था कि भाई जो प्रिंस होते हैं, जो फेमस इंडिविजुअल्स होते हैं, उनमें किन किन तरीके के फीचर्स या बिहेवियर के ट्रेट्स जो हैं वो यहाँ पर शो करते हैं, ठीक। तो ये जो किताब है द प्रिंस, ये किसने लिखी हुई है, ये लिखी हुई थी मैकियावेली ने, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहां से आ गए हमारे इमेज बेस्ड क्वेश्चंस। अब इमेज बेस्ड क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत जल्दी आपके ऊपर ऐसा वीडियो भी आ सकता है जिसमें सारे इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, जो इमेजेस आपको ध्यान रखनी है, वो भी आपके लिए आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको एक इमेज दी हुई है और उसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये इमेज किस समय की है या किस जगह के बारे में आपको बता रही है। तो ये इमेज जो है, ये मुझे और आप सभी को पता है कि जो रोमन एम्पायर वाला चैप्टर पढ़ा था हमने, यानी कि एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट, वहां से ये इमेज जो है वो ली हुई है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है किस चीज के बारे में, कि यहां पर क्या बना हुआ है। यहां पर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये मोज़ैक बने हुए हैं, जो दीवार है उस दीवार के ऊपर कई सारी पेंटिंग करी हुई है, और ये हमने पढ़ा हुआ था कब, जब हम पोम्पाई के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। सो दिस इमेज इज बेसिकली रिलेटेड टू द पॉन्ट द गार्ड ऑफ इज रिलेटेड टू ऑप्शन बी, जहां पर वाइन मर्चेंट ऑफ द डाइनिंग रूम है ना, पोम्पाई के बारे में यहां पर बात हो रही है, जो आपको इसमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। इतनी कहानी हो गई जी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब यहां से शुरू हो गया है आपका असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन, ठीक है। तो असर्शन एंड रीजन करते समय, उन्हें सॉल्व करते समय आपको किन बातों की ध्यान रखना है उसको मैं एक बार बता देती हूं। तो जब भी आप असर्शन एंड रीजन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये कि भैया पूरा
स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना है कि उसमें लिखा हुआ एक एक वर्ड सही है या नहीं है। उसके बाद आप अगली स्टेप पर चलेंगे जिसमें आपने बात करनी है कि क्या जो रीजन दिया हुआ है वो असर्शन से रिलेटेड है, वो उसके बारे में हमें बता रहा है, वो उसके बिकॉज के रीजन को जस्टिफाई कर रहा है, और अगर ऐसा होता है तब जाके आप आंसर ए मतलब ऑप्शन ए जो होता है वो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज आपको दूसरे ऑप्शंस के ऊपर जंप करना होगा। ठीक है, चलिए जी। तो सबसे पहली स्टेप क्या होगी कि हम चेक करेंगे कि हमारे असर्शन और रीजन दोनों सही भी हैं या नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ। So, next to the emperor and the senate, the other key institution of the imperial rule was the army, and the army hated and feared the senate. ठीक है, अब ऊपर की तरफ से अगर हम आए तो यहां तक तो स्टेटमेंट सही हो रहा है, लेकिन यहां पे पढ़ोगे तो आपको समझ में आ रहा है द आर्मी हेटेड एंड फियर्ड द सेनेट। तो ये तो उल्टा लिखा हुआ है ना, क्योंकि सेनेट हेट और फियर करती थी आर्मी से। ठीक है, रीजन क्या था उसका? रीजन ये था कि भाई आर्मी वॉज अ सोर्स ऑफ ऑफन अनप्रिडिक्टेबल वायलेंस, स्पेशली इन द टेंस कंडीशन ऑफ द थर्ड सेंचुरी when the government was forced to tax more heavily to pay for its mounting military expenditure। ठीक है, तो भैया रीजन तो सही लिखा हुआ है ना, लेकिन अगर आप असर्शन देखोगे तो असर्शन में इन्होंने क्या कर दी? गड़बड़ी कर दी हुई है, और यही गड़बड़ियां जो है ये आपको ध्यान रखनी है कि भाई जब मैं पढ़ूं तो मेरा ध्यान बिल्कुल यहीं पर होना चाहिए। ठीक है, कहीं और नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा कि असर्शन हमारा गलत हो गया और रीजन हमारा सही है? सो ऑप्शन डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अब एक और असर्शन रीजन आ गया। सो द नेम मेसोपोटामिया इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मेसोस एंड पोटामस। अब ये क्या सही है? जी बिल्कुल सही है ना, यही पढ़ा हुआ था हमने। रीजन, मेसोपोटामिया इज द लैंड बिटवीन थ्री मेन रिवर्स, द ग्रेट ज़ैब, यूफ्रेट्स एंड द टिग्रिस रिवर। अब ये तो भैया तुमको अगर नींद में से भी कोई उठा देना तो तुमको बोलना है कि नहीं नहीं नहीं, मेसोपोटामिया जो है वो सिर्फ दो नदियों के बीच की जगह है ना। और कौन कौन सी है? टिग्रिस और यूफ्रेट्स। तो फिर ये तीसरी कहां से आ गई? तीसरी की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, तो ये तो गलत हो गया भैया। तो असर्शन सही है और रीजन क्या है? गलत है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसमें? ऑप्शन सी, रीजन असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। नाउ आइडेंटिफाई एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब देखो यहां से मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन ध्यान में रखनी है जिन्होंने कुछ ना कुछ मेजर कंट्रीब्यूशन किया हुआ है। क्यों? क्योंकि उन्हीं पर्सनालिटी के जो कंट्रीब्यूशन है उसके बेसिस पे आपको उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि सारी इंफॉर्मेशन आपसे शॉर्ट और लॉन्ग आंसर के फॉर्म में ही पूछी जाएगी। आपसे जो इंफॉर्मेशन है वो किसी भी तरीके से पूछी जा सकती है। एमसीक्यू के फॉर्म में पूछी जा सकती है, वो आपसे सोर्स बेस के फॉर्म में पूछी जा सकती है। एनीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, तो यहां पे देखने और समझने की कोशिश करिए कि हम उस एंथ्रोपोलॉजिस्ट की हमें बात करनी है। अब कौन है वो तो उनके बारे में पढ़ते हैं। सो ही कंपोज्ड अ लेक्चर ऑन द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस। ठीक है, इन्होंने एक लेक्चर प्रिपेयर किया था किसके ऊपर? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस के ऊपर। ठीक है, उसके बाद ही कंडेम्ड हिस्टोरियन फॉर नॉट मेकिंग एनी रिकॉर्ड ऑफ एबोरिजिन्स। ठीक है, ये बात हो रही थी। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो W.E. स्टैनर की बात हो रही है, हेनरी रेनॉल्ड्स की बात हो रही है, जेम्स कुक की बात हो रही है, जुडिथ राइट की बात हो रही है। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि भाई ये जो किताब है ना, सॉरी ये जो लेक्चर है द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस, ये किसने दिया हुआ था? ये दिया हुआ था W.E. स्टैनर ने। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है जी, अब ऐसे ही ये जो बाकी की पर्सनालिटीज दिख रही है ना आपको, इनके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है कि भाई इन्होंने क्या क्या काम किया हुआ था, क्योंकि जैसे अगर W.E. स्टैनर पे क्वेश्चन आ गया तो बाकी के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? W.E. स्टैनर हो गया। ठीक, नाउ अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। ठीक है, तो अब यहां पर आपको तीन जो स्टेटमेंट्स हैं वो दिए हुए हैं। अब इनमें से आपको जो करेक्ट स्टेटमेंट है, एक या मल्टीपल जो भी हो सकता है, वो आपको यहां पर आइडेंटिफाई करना है। तो पहला है द उर वाज अ टाउन हुज ऑर्डिनरी हाउसेस वर सिस्टमैटिकली एक्सकावेटेड इन 1930s। अगला, the narrow winding street in Ur indicate that the wheeled cart could not have reached many of the houses। ये भी सही है। Narrow winding street and the irregular shape of the house plots in Ur indicate the perfect town planning। क्या ऐसा कुछ था? नहीं। जब नैरो विंडिंग स्ट्रीट है तो उससे तो हमने क्या समझा था कि भाई यहाँ पर तो टाउन प्लानिंग थी ही नहीं, लोगों ने कहीं पर भी घर बनाए हुए थे। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड है, यानी कि जो आपका स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 है वो सही है, और जो आपका स्टेटमेंट 3 है वो क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन डी, फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है जी, चलिए
नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। अब यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, कुछ फेमस पर्सनालिटीज दी हुई हैं और उनके कंट्रीब्यूशन की बात करी हुई है कि उन्होंने कौन सी किताब लिखी हुई है या कौन सा लेक्चर दिया हुआ है या जो भी उन्होंने XYZ चीजें करी हुई हैं, ठीक है। तो यहां पर अब उनकी बात हो रही है और अब आपको ध्यान रखना है, आइडेंटिफाई करना है कि भाई कौन सी चीज जो है वो उससे सही उसके सामने, मतलब कौन सा इंसान जो है उसका सही कॉन्ट्रीब्यूशन, उसका पब्लिकेशन उसके सामने लिखा हुआ है। सो थॉमस मोर्स ने क्या 95 थीसिस लिखी थी? नहीं, ये तो मार्टिन लूथर ने लिखा हुआ था, तो भैया ये तो गलत हो गया। मार्टिन लूथर ने उटोपिया लिखी थी? नहीं लिखी थी, ठीक है। आइजैक न्यूटन ने प्रिंसिपिया या मैथमेटिका लिखी थी? जी हाँ, लिखी हुई थी। और एंड्रेस वेसेलिस ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखी हुई थी? नहीं, रूसो ने लिखी हुई थी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा इंसान जो है, स्पेशली अगर हम बात करें किस चैप्टर की, चेंजिंग कल्चर ट्रेडिशन की, तो उस चैप्टर से आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि भाई चेंजिंग कल्चर ट्रेडिशन जो चैप्टर है उसमें हमने कई सारी पर्सनालिटीज की बात करी हुई है। अब उन पर्सनालिटी का जो भी कंट्रीब्यूशन है वो आप एक पूरा टेबल बना लीजिए और उस टेबल में आप सारी चीजों को देखिए और सारी चीजों को याद करने की कोशिश करिए कि किसका क्या कंट्रीब्यूशन है, किसने किस फील्ड में रिलेटेड काम किया हुआ है और क्यों ऐसा कौन सा काम है जिसकी वजह से वो बहुत फेमस हुए थे, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक। चलिए, नाउ हु कलेक्टेड द टाइल, टाइल कौन कलेक्ट करता था? अब ये जो चैप्टर है ये आपका फ्यूडलिज्म वाला चैप्टर यानी कि 3 ऑर्डर्स चैप्टर है, उससे ये क्वेश्चन बना हुआ है। अब यहां पर हम टैक्सेस की बात कर रहे थे और हमने 2 टैक्सेस की बात करी थी, पहला था टाइड और दूसरा था टाइल। तो टाइड जो टैक्स था वो किसने लिया हुआ था बेटा? टाइड जो टैक्स था वो लिया हुआ था चर्च ने। कितना था? ये था भैया 1/10, ठीक है। और जो दूसरा टैक्स था यानी कि कौन सा? टाइल। अब अगर हम टाइल की बात करें तो टाइल जो है वो डायरेक्टली कौन लेता था? किंग लेता था, मोनार्क लेता था, ठीक है। तो यहां पर भी अगर आप देखोगे तो कौन टैक्स लेने वाला है यहाँ पर? द किंग और मोनार्क लेगा, ठीक है। और नोबल्स किस फॉर्म में टैक्स लेंगे? नोबल्स जो है वो यहाँ पर लेबर रेंट लेते थे अगर हम पहले की बात करें यानी कि बिफोर 13th सेंचुरी की, ठीक है। फिर 14th सेंचुरी से 13th सेंचुरी जैसे जैसे मनी इकोनॉमी आई तो मनी के फॉर्म में रेंट लिया जा रहा और पीजेंट्री के ऊपर तो भैया पूरा बर्डन है तो उन्हें तो सारा टैक्स देना ही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, Which of these statement is false about सिसेरो? अब सिसेरो के बारे में हमने पढ़ा हुआ था क्योंकि सिसेरो ने किस चीज का आइडिया दिया था? उन्होंने आइडिया दिया था ह्यूमनिज्म का। ह्यूमनिज्म के बारे में वो पहले ही बात कर चुके थे बिफोर द 15th सेंचुरी यानी कि जब एंशिएंट रोमन कल्चर की हम लोग बात कर रहे थे तभी सिसेरियो ने ह्यूमनिज्म जैसे शब्द के बारे में बात कर चुके थे। अब सिसेरो के बारे में हमने क्या पढ़ा हुआ था कि भाई वो रोमन तो थे, है ना, तो रोमन एसेस्ट भी थे और रोमन लॉयर भी थे। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ द जूलियस सीजर, है ना, तो ये भी बात हमने पढ़ी हुई थी। तो अच्छा यहाँ पे लॉयर की स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है, तो ये हो गई स्पेलिंग, ठीक है। नाउ ही वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ जूलियस सीजर, ठीक है, तो ये बात भी सही हो गई। और क्या ब्रिटिश थे? ब्रिटिश कहां से हो गए भैया? अगर रोमन है तो ब्रिटिश कहां से हो गए, है ना, तो क्या होगा? ये वाला स्टेटमेंट जो है ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और जो अपर 3 स्टेटमेंट्स है वो कौन से हो जाएंगे आपके? वो सही हो जाएंगे, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। नाउ विच एक्ट गेव राइट टू द नेटिव्स टू बाय लैंड एंड टेक लोन्स इन यूएसए, ठीक है। तो जब यूएसए गवर्नमेंट, है ना, अब धीरे धीरे वहां के अमेरिकन नेटिव्स के बारे में सोचना शुरू करती है तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वाला जो सेक्शन हमने पढ़ा हुआ था उसमें हमने इन सभी राइट्स के बारे में देखा हुआ था जो कि जो सेटलर्स थे यानी कि जो यूएस सिटीजन्स थे उन्होंने अमेरिकन इंडियंस को या फिर जो नेटिव अमेरिकन थे उन्हें यहाँ पर दिए हुए थे। तो अगर हम बात करें कि ऐसा कौन सा राइट था जिसकी वजह से नेटिव जो हैं अब वो लैंड को खरीद सकते हैं और लोन ले सकते हैं, तो ये कौन सा एक्ट था? ये था द इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1934, ठीक है। तो ये एक्ट जो है वो यहाँ पर ध्यान रखना। अब इसके अलावा भी जो एक्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं वो आपको ध्यान में रखना है और उन एक्ट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ठीक है, वो भी आपको ध्यान में रखना है कि भाई उनसे रिलेटेड क्या है, क्योंकि जैसे अगर इसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम हो गया तो उनके ऊपर भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है जी। चलिए नाउ विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? अब आपको इसमें बताना है कि ये 4 स्टेटमेंट्स आपको दिए हुए हैं, अब इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, ठीक। सो फ्रेंच फाउंड द कॉलोनी ऑफ क्यूबेक इन 1808, ठीक है। चलो द ब्रिटिश reorganized US as an independent country in the 1781. The word stellar was used for Dutch in South America. The French set up its colony in Hawaii and Philippines. ठीक, तो अगर अब हम इनके स्टेटमेंट्स की बात करेंगे तो हर एक स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। जैसे कि अगर पहले स्टेटमेंट की बात करें तो द फ्रेंच फाउंड द कॉलोनी ऑफ क्यूबेक इन कब हुआ था? ये 1798 के आसपास की बात है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया,
ठीक, अब ब्रिटिश रिकॉग्नाइज यूएसए एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1781, तो जी हाँ ये सही है। ठीक है, उसके बाद एस्टेलर, तो ऐसा कोई वर्ड हमने पढ़ा ही नहीं था, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, यूज फॉर डच इन साउथ अमेरिका। एंड द फ्रेंच सेट अप इट्स कॉलोनी इन हवाई एंड फिलीपींस, तो ये भी गलत है क्योंकि हवाई और फिलीपींस की जो कॉलोनी है वो किसने बनाई हुई थी? अमेरिकन ने बनाई हुई थी। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा इसमें आपका? द ब्रिटेन रिकॉग्नाइज यूएस एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1781। ठीक है, चलिए नाउ फाइंड आउट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, अब इसमें आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को यहां पर फाइंड आउट करने की कोशिश करें, अब अगले क्वेश्चन की तरफ। सो विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ठीक है, तो यहां पर आपको 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अब उन चारों स्टेटमेंट में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सही है। ठीक, क्योंकि हर एक स्टेटमेंट में आपको हो सकता है कि कुछ ना कुछ गलती मिलेंगी। अब पहले स्टेटमेंट की बात करें, द फ्रेंच फाउंड द कॉलोनी ऑफ क्यूबेक इन 1808, तो क्या ऐसा था? जी नहीं था। ठीक है, चलिए, तो 1808 का तो ईयर ही नहीं, क्योंकि बाकी जो सारी की सारी ईयर है वो 1793 तक खत्म हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, सो ब्रिटेन रिकॉग्नाइज यूएसए एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1781, जी हाँ बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, इंडिपेंडेंट स्टेट कंट्री जो है वो यूएसए को रिकॉग्नाइज किया गया था ब्रिटेन के थ्रू, कब? 1781 में। अगले स्टेटमेंट को देखते हैं, द वर्ड ई सेटलर वॉज यूज फॉर डच इन साउथ अमेरिका, क्या ऐसा था? नहीं। ठीक, चलिए, द फ्रेंच सेटअप इट्स कॉलोनी इन हवाई एंड फिलीपींस। अब हवाई और फिलीपींस की जो कॉलोनीज हैं ये किसने सेटअप करी थी? ये तो यूएसए ने सेटअप करी थी। ठीक है, तो जब यूएसए खुद यहां पर एक कॉलोनियल पावर बन गया था, तो यूएसए ने ये कॉलोनी सेटअप करी थी, ना कि किसने? फ्रेंच ने। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन बी, द ब्रिटेन रिकॉग्नाइज यूएसए एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1781। ठीक है, ये बात आपको इसमें ध्यान में रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। नाउ फाइंड आउट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। ठीक है, अब यहां पर कुछ इवेंट दिए हुए हैं, कुछ एक्ट्स दिए हुए हैं, जिसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि पहले कौन सा होगा, बाद में कौन सा होगा। ठीक है, चलो अब यहां पे आप देखो, कभी कभी ऐसे होता है कि हम जनरली ना ये सारी चीजें हमारे दिमाग में नहीं बैठ पाती, क्योंकि याद कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अगर मैं यहां पर ऐसी चीजों को आपको सॉल्व करना बताऊं, तो उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है? ध्यान देखो कि अगर आप इन ऑप्शन देखोगे, है ना, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन जो हैं वो यहाँ पर आपको एक जैसे दिख रहे हैं। ठीक है, शुरुआत के जो वर्ड्स हैं वो एक जैसे। ठीक है, यानी कि 4-3 और 4-3। ठीक है, अब जहां पर गलती हो रही है, ठीक है, वो कहां हो रही है कि या तो भैया एक पहले आएगा या 2 पहले आएगा। तो पहले तो आपको ये ध्यान रख लेना है कि भाई ये जो दोनों है ना, ज्यादातर प्रोबेबिलिटी होती है कि इन्हीं दोनों में से आंसर होगा, और आंसर इन्हीं में से होगा भी। ठीक है, उसके बाद अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि पहला होगा या दूसरा होगा। ठीक, देखो, तो यहां पर सबसे पहले बात हो रही है द फ्रेंच ट्रीटी विद द नेटिव्स ऑफ क्यूबेक। ठीक है, तो ये हुआ था, कब हुआ था? 1707 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगला है द क्यूबेक कॉन्क्वेस्ट बाय ब्रिटिश, तो ये भी हुआ था, कब हुआ था भैया? 1763 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो फिर आ गया हमारा द क्यूबेक एक्ट। ठीक है, तो अब क्यूबेक एक्ट कब हुआ था? क्यूबेक एक्ट हुआ था 1774 में। और जो लास्ट है द कनाडा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, तो ये आया था आपका 1793 में। ठीक है, तो अगर आप चीजों को थोड़ा सा ध्यान से करने की कोशिश करेंगे कि अगर वो ऑप्शंस अगर आप ज्यादा देखें जहां पर प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो सकती है, तो भी एलिमिनेशन से आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ईयर्स जो है वो यहां पर आपको ध्यान रखने होंगे और उनके अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ठीक है, बी ऑप्शन। चलो जी आगे बढ़े। अब थॉमस मोरे इंग्लैंड, मार्टिन लूथर डैश। अब जैसे एनालॉगी होती है ना, कि किसी चीज को किसी चीज से रिलेट किया जाता है, वैसे ही यहां पर बात हो रही है। तो अगर थॉमस मोरे इंग्लैंड से हैं, तो मार्टिन लूथर कहां से हैं? तो मार्टिन लूथर कहां से है बेटा? जर्मनी से हैं। ठीक है, चलिए ये तो हमें पता ही है। चलिए अगला, फाइंड आउट द फॉलोइंग पेयर विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब यहां पर कुछ पेयर लिखे हुए हैं, किसी पर्सनालिटीज की बात करी गई है, और उन पर्सनालिटी के सामने उन्होंने क्या काम किया हुआ है या किस लिए वो फेमस है, उसकी यहां पर बात हुई है। तो सबसे पहले बात हो रही है sun Yat-sen की। तो sun Yat-sen इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न चाइना, जी हाँ थे वो। जाओ तोफिन इज रिलेटेड, ही वाज अ फेमस जर्नलिस्ट। ठीक है, एक न्यूज़पेपर इन्होंने डिजाइन किया था जिसका नाम था लाइव वीकली। उसके बाद होते हैं लेनिन की हमने बात करी थी कि यूएसएसआर या उस समय के रशिया के वो बिलोंग कर रहे थे। ठीक है, जिन्होंने एक कॉमिंट्रेन बनाई हुई थी जिसका नाम था थर्ड इंटरनेशनल
इंटरनेशनल, ठीक। और उसके बाद बात हो रही है सिंगमैन री की। अब सिंगमैन री के बारे में लिखा हुआ है दैट ही इज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, ठीक है। तो क्या वो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ चाइना थे? जी नहीं। कहां के फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे वो थे कोरिया के इलेक्टेड प्रेसिडेंट, ठीक है। तो कौन सा आपका नॉट करेक्टली यानी कि इनकरेक्टली मैच कौन सा हो गया आपका? ऑप्शन डी, यानी कि सिंगमैन री, जो कि कहां के इलेक्टेड फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट है कि जब भैया कोरिया को है ना डिवाइड किया गया, वहां पर पार्टीशन वगैरह किया गया, तो उसके बाद जो साउथ कोरिया वाला पार्ट है वहां पर सिंगमैन री जो है वो क्या बनते हैं? फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट बनते हैं आफ्टर द कोरियन वॉर, ठीक है। चलिए, Now, what does the literal meaning of the monolith refers to? monolith का क्या मतलब होता है? अब मैंने आपको हमेशा से ही बताया कि जो लिथ होता है उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है रॉक, और मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है सिंगल या वन, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि भाई मोनोलिथ का मतलब क्या होगा कि वो चीज जो एक ही जैसे है, ठीक है। तो जब हमने रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ा था, जब हम उनके रिलीजियस कल्चर के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहां पर हमने देखा था कि उनका जो कल्चर था वो एक जैसा नहीं था, क्योंकि वहां पर डाइवर्सिटी आपको देखने को मिल रही थी, ठीक है। सो मोनोलिथ रिफर्स टू अ लार्ज ब्लॉक ऑफ स्टोन, जो कि एक ही जैसा आपको देखने को मिल रहा है, ठीक। चलिए, द गवर्नमेंट हैड ऑलवेज टर्म्ड, क्या है ये? टर्म्ड द लैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया एज टेरा नल्लियस। अब क्या ऐसा था कि भाई जो ऑस्ट्रेलिया का लैंड था उसे यूरोपियंस, है ना, या आप बोल लीजिए कि जो गवर्नमेंट है, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है, वो बहुत लंबे समय तक इस ऑस्ट्रेलियन लैंड को क्या बोल रही थी? टेरा नल्लियस। मतलब कि इस लैंड के ऊपर किसी का भी डोमिनेंस नहीं था, किसी की भी ओनरशिप नहीं थी, ठीक है। अब नल जो वर्ड है आपको पता होगा, मैथ्स वगैरह में भी आपने पता है कि भाई नल्लीफाई कर दिया, नल मीनिंग हो गया, है ना, वैल्यू नल आ गई। तो नल का क्या मतलब होता है कि जीरो, है ना, किसी का नहीं, जीरो, कुछ भी नहीं, ठीक। तो यहां पर भी बात हो रही है कि जो टेरा समझने की कोशिश करो, है ना, ऐसा एक क्लू बना लो अपना कि टेरा मतलब क्या? तेरा, किसी का, है ना, बिलोंगिंग टू, ठीक। तो टेरा नल्लियस मींस क्या? नोबडी। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिलोंगिंग टू नोबडी। दैट मींस बिलोंगिंग टू द गवर्नमेंट, बिलोंगिंग टू द पुअर पीपल, बिलोंगिंग टू द नोबडी, बिलोंगिंग टू द एवरीबडी में से क्या होगा आंसर? बिलोंगिंग टू नोबडी। किसी का भी लैंड नहीं था, ऑस्ट्रेलिया बहुत लंबे समय तक उसे किसी का भी लैंड नहीं माना जा रहा था, ठीक। चलिए, नाउ अरेंज द फॉलोइंग अबाउट द क्ले टैबलेट। तो भाई क्ले टैबलेट की प्रिपरेशन किस तरीके से होती थी, वो क्ले टैबलेट बनाया कैसे जाता था, उसकी स्टेप्स जो हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब उन्हीं स्टेप्स को आपको क्या करना है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, ताकि एक क्ले टैबलेट को आसानी से बनाया जा सके, ठीक है। चलिए, पहला है प्रेस वेज शेप, दूसरा स्मूथ इट सरफेस, देन वेट द क्ले और पैट इट इनटू द साइज। तो सबसे पहले क्या करा जाता था कि जो मिट्टी होती थी, जो क्ले होती थी, उसको वेट किया जाता था, ठीक है। तो भाई सी सबसे पहले आएगा। अब वैसे तो अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलोगे तो सीधा सीधा दिख रहा है कि भाई सी, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी, है ना, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगर वेट द क्ले, ठीक है, तो ये हो गया सी। उसके बाद क्या किया जाता था? उसके बाद इसका जो, इसको पैटेड इनटू द साइज किया जाता था। उसके बाद इसका जो सरफेस है उसको स्मूथ किया जाता था, और फिर उसके बाद जो वेज शेप लेटर्स हैं वो इसके ऊपर लिखे जाते थे, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? आंसर सी। सबसे पहले सी, फिर डी, फिर बी, फिर ए, ठीक। चलिए, अगला, नाउ विच इज नॉट करेक्ट अबाउट द रोमन मैरिज सिस्टम। अब यहाँ पे रोमन मैरिज सिस्टम जो है, रोमन सोसाइटी जो है, उसके बारे में कुछ बातें बताई हुई हैं जिसको आपको देखना है। सो देयर इज द एज गैप बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। तो क्या ऐसा था? जी हाँ था, ठीक। उसके बाद मेल्स मैरिड इन देयर लेट 20s एंड अर्ली 30s। ये मैंने आपको बताया था कि भाई 25 से 35 का जो साल होता है उसके बीच में जनरली जो मेल होते थे वो शादियां करते थे। नाउ विमेन मैरिड ऑफ इन द लेट 10s एंड द अर्ली 20s। तो ऐसा भी था, है ना, कि भाई 15 से 25 की जो साल होते थे वहां उस एज में कौन शादियां करती थी? लड़कियां या विमेन कर रही थी। लेकिन अगला है हस्बैंड्स वर सब्जेक्ट टू डोमिनेट बाय देयर वाइफ, है ना, कि भाई हस्बैंड के ऊपर क्या वाइफ डोमिनेट करती थी? नहीं, कौन डोमिनेट करते थे? हस्बैंड डोमिनेट करते थे। पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, डोमेस्टिक वायलेंस के एग्जांपल्स देखे हुए थे हमने, ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट यहां पर आपका इनकरेक्ट हो जाएगा? दैट विल बी ऑप्शन डी, ठीक है, कि हस्बैंड जो है वो किसे डोमिनेट कर रहे हैं? वाइफ को डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है जी। चलिए, नाउ टाउन शुड बी लेड वेस्ट इन सच अ मैनर दैट द site could be plowed upon and in the exaction of the Benegans, not even the cats and dogs should be left alive, for which town Genghis Khan remarked it। अब ये जो स्टेटमेंट है ये गंगेश खान ने किस शहर के बारे में लिखा हुआ था? ठीक है, तो हमने बुखारा के बारे में पढ़ा हुआ था, हमने समरकंद, निशापुर, हेरत के बारे में पढ़ा हुआ था। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसके बारे में दिया हुआ था गंगेश खान ने? ये निशापुर के बारे में दिया हुआ था कि भाई निशापुर शहर जो है जब आप उसको लूटेंगे तो लूटने के बाद, उसे प्लंडर करने के बाद उसे इस तरीके से तबाह करना है कि लोगों को लगे कि भाई कल को
यहाँ पर कभी शहर था ही नहीं। ये पूरा की पूरा शहर जो है वो आपको खेतों में मिट्टी में बदल देना है कि उसे क्या किया जा सके, उसे प्लो किया जा सके। और इवन जो कुत्ते और बिल्लियां हैं यानी कि जो कैट और डॉग्स है उनको भी नहीं छोड़ना, इंसान तो दूर की बात है, जो जानवर है उनको भी नहीं यहाँ पर बख्शा जाएगा। ठीक है, तो उस चीज की बात जो है वो यहाँ पर करी गई है। चलिए अब यहां से बात करते हैं हमारे सेक्शन बी की, जिसमें हमने सॉल्व करने हैं हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को। ठीक है, तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है कि भाई हर एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर कितने नंबर का है बेटा, 3 नंबर का है, 3 मार्क्स का है। अब उस 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपने कम से कम 3 से 4 पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, 3 तो आपको लिखने ही लिखने हैं और सेफर साइड पे जाने के लिए ट्राई करिए कि भाई 4 तो लिख कर आऊं। अब इसके अलावा अगर आपको कोई बहुत अच्छे पॉइंट्स आते हैं तो आप वो भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें दैट डिस्कस द मेन फीचर ऑफ यूरोपियन फ्यूडलिज्म। अब इस चैप्टर में यानी कि जो हमने 3 ऑर्डर चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने फ्यूडलिज्म के बारे में बात करी हुई थी। अब उस फ्यूडलिज्म के आपको फीचर्स बताने हैं। ठीक है, तो फीचर्स बताते समय आपको ध्यान रखना है कि भाई फ्यूडलिज्म में ऐसी कौन कौन सी चीजें जो थी वो ध्यान रखने वाली थी। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप आंसर लिखेंगे तो उसमें आपने फ्यूडलिज्म की डेफिनेशन लिख दी है, तो आपने बता देंगे कि भाई फ्यूडलिज्म क्या है। सो फ्यूडलिज्म इज अ काइंड ऑफ सिस्टम जहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो एक बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बनाता है, किसके बीच में, लॉर्ड और पीजेंट्स के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले लॉर्ड होंगे, लॉर्ड अपने लैंड के ऊपर क्या करवाते हैं, पीजेंट से कल्टीवेशन करवाते हैं और वहीं से पूरा लेबर और जो सर्विसेज का जो काम होता है वो यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद हमने पढ़ा हुआ था, मैंने आपको बताया हुआ है कि भैया फ्यूडलिज्म जो है ना वो एक सोसाइटल हायरार्किकल सिस्टम को फॉर्म कर रहा है और उस सोसाइटल हायरार्किकल सिस्टम में कुछ इस तरीके से एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर आप यहां पर बना सकते हैं और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स उसके हैं वो यहाँ पर आपको लिख देने हैं। ठीक है, तो आप एक ऐसा पिरामिडिकल स्ट्रक्चर बना लीजिए, उसमें सबसे ऊपर आप यहाँ पर किंग को लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर नोबल को लिख सकते हैं, पीजेंट्स को लिख सकते हैं और ऐसे आपने पूरे सिस्टम को बना देना है। ठीक, अब यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि सबसे पहले जो किंग होते हैं वो अपने स्टेट को यानी उनके पास जो प्रॉपर्टी होती है उसे लॉर्ड में डिवाइड करते हैं और यही लॉर्ड जो है ये आगे जाकर इस प्रॉपर्टी को अपने फ्यूडल लॉर्ड्स को, जिन्हें हम बैरन्स वगैरह कह रहे हैं, ड्यूक्स कह रहे हैं, उनके बीच में इस लैंड को डिवाइड कर देते हैं। अब यही फ्यूडल लॉर्ड्स जो है इन लैंड के ऊपर किससे खेती करवाते हैं, तो भैया उनके पीजेंट से खेती करवाते हैं। ठीक है, तो वही बात हो रही है that the king divide his estates among the lord and the lord distribute this land among the feudal lords. The feudal lord was loyal to his master, है ना, सीधी सी बात है कि भाई उन्हें बुलाया जाता है, पूरी सेरेमनी कंडक्ट करवाई जाती है। ठीक है, और उसके बाद जो है दोनों यानी कि जो लॉर्ड है और उसके बाद जो फ्यूडल लॉर्ड है यानी कि जो वासल हैं, दोनों के बीच में एक सर्विसेज का एक्सचेंज होता है जहां पर लॉर्ड जो है वो उन्हें लैंड देते हैं और बदले में फ्यूडल लॉर्ड जो होते हैं वो उन्हें प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है, तो उस चीज की आपको ध्यान में रखनी है बात। द फ्यूडल lord was loyal to his master, gave him military aid and gifts, and the feudal lord was given formal rights by his masters. उसके बाद अगर हम पीजेंट्री की बात करें तो भाई पीजेंट्री में 2 तरीके के पीजेंट्स देखे थे हमने। कौन कौन से, एक थे आपके इंडिपेंडेंट पीजेंट्स जिन्हें हम फ्री लेबरर्स कह रहे हैं, फ्री पीजेंट्स कह रहे हैं, और दूसरे थे कौन, बॉन्डेड पीजेंट्स या बॉन्डेड लेबरर्स जिन्हें हम सर्फ कह रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से 2 काइंड ऑफ पीजेंट जो है वो यहां पर आपको ध्यान रखना है। अब पीजेंट वर्क एज अ बॉन्डेड लेबर ऑन द पीस ऑफ लैंड ऑब्टेन फ्रॉम हिज मास्टर्स। ठीक है, और इस तरीके से हमने देखा कि ये जो पूरा सिस्टम है उसमें डिसेंट्रलाइजेशन किया जा रहा है किसका, पावर का। ठीक है, जिसमें किंग जो है वो अपनी अथॉरिटी को, अपने पावर को शेयर कर रहा है किसके साथ, लॉर्ड्स के साथ। लॉर्ड्स अपनी जमीनों के ऊपर काम करवा रहे हैं किससे, पीजेंट से। ठीक है, तो ये कहानी है और इसमें आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि भाई किंग जो है ना उसका अब उसकी जनता से, उसके सब्जेक्ट से कभी भी कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है और यही उनकी लिमिटेशन थी जिसकी वजह से आगे जाकर कई सारे उन्होंने अपराइजिंग्स वगैरह देखे हुए थे। और वो सॉल्व कब किया उन्होंने, जब उन्होंने स्ट्रॉन्ग मोनार्किकल सिस्टम बनाया हुआ था जो हमने लास्ट में देखा था 15th सेंचुरी वाले पार्ट में। ठीक है, तो ये पूरी बातें जो है वो यहां पर आपको फ्यूडलिज्म के बारे में ध्यान में रखनी है। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट वर द चीफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिफॉर्मेशन मूवमेंट। तो भैया जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट आया हुआ था उसके चीफ ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, तो हमने पढ़ा हुआ था कि जब चेंजिंग कल्चर ट्रेडिशन में यानी कि जो रेनेसेंस एज थी उसमें यह देखा गया कि भाई रिलीजन जो है, स्पेशली जो कैथोलिक रिलीजन है, जो ऑर्थोडॉक्स रिलीजन थे, उससे लोग जो थे वो काफी खफा थे, नाराज थे एंड दे वांटेड टू रिफॉर्म देयर रिलीजन। तो उस रिलीजन को रिफॉर्म करने के लिए उन्होंने कई सारे मूवमेंट यहां पर करे हुए थे जिसकी शुरुआत
शुरुआत करी थी मार्टिन लूथर ने, जो कि जर्मनी से थे, ठीक है। तो उस प्रोटेस्टेंट मूवमेंट के साथ जो क्रिश्चियनिटी है उसके रिफॉर्मेशन की बात करी जा रही है। अब उस रिफॉर्मेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है, तो चलिए उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो रिलीजियस ऑब्सोल्यूटिज्म था, है ना, जहां पर क्लर्जी ने सारा पावर अपने पास लेकर रखा था कि भाई वो रिलीजियस एक्टिविटी भी कर रहे हैं और साथ साथ क्या है, नोबिलिटी यानी कि लैंड को भी एक्वायर करके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इन सभी चीजों के ऊपर बात करी जा रही है, दैट टू चेक द रिलीजियस ऑब्सोल्यूटिज्म एंड द लिमिटलेस राइट ऑफ द पोप एंड द अदर रिलीजियस लीडर्स, कि उन्होंने सोसाइटी के ऊपर किस तरीके से अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करके रखा हुआ था, उसकी बात करी जा रही है कि वो कितना सही है और कितना गलत है। उसके बाद टू इंप्रूव द मोरल लाइफ ऑफ द पोप एंड द रिलीजियस लीडर्स, हमने क्या देखा हुआ था कि भाई धीरे धीरे ये जो पोप है या जो रिलीजियस लीडर्स थे, बिशप्स वगैरह, ये धीरे धीरे करप्ट होने लगे थे, इन्हें कॉन्क्यूबाइंस वगैरह रखने रखी थी, सेलिबेसी मेंटेन नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो उन सभी चीजों की बात करना, उनकी मोरल लाइफ को चेक करना। उसके बाद जो करप्शन किया जा रहा था रिलीजन के नाम पे, चर्च के नाम पे, जो एक्सेसिव टैक्सेस लिए जा रहे थे, उनका मिसयूज किया जा रहा था, लोगों को यहां पर एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, उन सभी चीजों की बात करी जा रही है कि आप स्पिरिचुअलिटी को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ जो लग्जरियस लाइफ में है उसमें ये इंडल्ज होने जा रहे थे। टू एम्फसाइज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ नेशनल चर्च, ठीक है, एक नेशनल चर्च बनाने की बात हो रही थी। टू कॉमन पीपल डिपेंडेंट ऑन द गॉड देन द पोप एंड फॉर द अटेनमेंट ऑफ द साल्वेशन, ठीक है। अब यहां पर उन्होंने बात करी कि हम किसकी पूजा कर रहे हैं, हम गॉड की पूजा कर रहे हैं या हम पोप की पूजा कर रहे हैं। तो यहां पर धीरे धीरे पोप ने, क्योंकि लोगों की रिलीजियस लाइफ के ऊपर इतना कंट्रोल रख के रखा हुआ था कि लोग भगवान को छोड़कर अब सिर्फ पोप को मान रहे थे, है ना, कि भाई पोप ने अगर ऐसा किया है तो ऐसा करना है, पोप इंपॉर्टेंट है, पोप इंपॉर्टेंट, तो फिर भगवान कहां गए, ठीक है। तो अब यहां से बात हुई कि पोप इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट कौन है यहां पर, इंपॉर्टेंट गॉड है, और अगर आप गॉड की वर्शिप करते हैं तो आपको साल्वेशन मिलेगा, तो आपको मोक्ष मिलेगा, ठीक है। Now, to give religious freedom to every man in spite of all these objectives, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद उन्होंने किसकी बात करी हुई है कि जो लोग हैं उन्हें क्या मिलनी चाहिए, रिलीजियस फ्रीडम मिलनी चाहिए, कि भाई वो अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसे प्रोपगेट कर सकते हैं, उन्हें जिस भी तरीके से भगवान की पूजा करनी है वो उसे पूजा कर सकते हैं। अब लास्ट में यहाँ पर आपको कंक्लूजन वाली बात लिखी हुई है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज ऑब्जेक्टिव्स इट कैन बी सेड दैट दिस मूवमेंट वाज बेसिकली लॉन्च्ड टू अबॉलिश द एंशिएंट कंजर्वेटिज्म ऑफ द यूरोप, ठीक है। तो इस कारण से इस पूरे मूवमेंट को यहां पर लॉन्च किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवीजन ऑफ लेबर इज द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अर्बन लाइफ, एक्सप्लेन इट विद एग्जांपल्स, ठीक है। अब यहां पर बात हो रही है कि हमने जब राइटिंग एंड सिटी लाइफ यानी कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन पढ़ा हुआ था तो उसमें हमने डिवीजन ऑफ लेबर की बात करी थी, और वो डिवीजन ऑफ लेबर आया कैसे था बेटा, वो डिवीजन ऑफ लेबर आया जब प्रोडक्शन क्या हुआ था, जब प्रोडक्शन जो है वो आपका वो सबसिस्टेंस से चेंज होकर सरप्लस की तरफ चला गया था, और जब सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुआ तो अब कुछ लोग जो हैं वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से बाहर निकलकर दूसरे तरीके की एक्टिविटीज यानी कि ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इन सभी चीजों में इंडल्ज होने शुरू हो गए थे। अब यहां से बात हुई कि भाई ऐसा क्यों जरूरी था कि डिवीजन ऑफ लेबर जरूरी है कि इकोनॉमिक सोसाइटी को चलाने के लिए, क्योंकि सीधी सी बात है कि जब लोग हैं और लोगों का हर एक इंसान का हर एक काम में एक्सपर्टीज तो हो नहीं सकता, इंसानों को एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना होगा क्योंकि उन्हें इकोनॉमी को रन करना होगा, और इसके लिए जरूरी था कि लोगों को अपने अपने कामों के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया जाए। तो वही एग्जाम्पल जो यहां पर आपको लिखा हुआ था कि जब एक स्टोन कार्वर अपनी स्कल्पचर को बनाएगा या अपने स्टेले को बनाएगा तो उसको बनाने के लिए जो स्टोन टूल है वो उसे कोई और ला कर देगा। अब वो जो स्टोन टूल बना रहा है या जो मेटल टूल बना रहा है उसके लिए उसे मेटल कोई और ला कर देगा। जो अपनी कार्विंग करते समय जो प्रीशियस स्टोन्स लगाए जा रहे हैं वो कहीं और से बुलवाए जाएंगे, कोई और ला कर दे रहा है, ठीक है। उसमें जो प्रोडक्शन किया जा रहा है, जो ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है, सारी चीजें जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस में जुड़ी हुई है उन सभी के लिए लोगों में काम बांट दिए गए हैं, ठीक है। तो इसलिए डिविजन ऑफ लेबर जरूरी है क्योंकि हर एक इंसान को उसमें अपना काम पता होना चाहिए, अपना रोल पता होना चाहिए, और उससे हर एक इंसान जब अपना काम अच्छे से करेगा तो इकोनॉमी भी बहुत अच्छे तरीके से रन हो सकती है। सो द मीनिंग ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर इज टू फुलफिल आवर नीड विद ईच अदर्स प्रोडक्ट्स एंड द सर्विसेज। क्या बोला जा रहा है कि भाई एक ऐसा सिस्टम जहां पर हर एक इंसान जो है वो अगले इंसान को अपनी सर्विसेज दे रहा है, अपने गुड्स दे रहा है, और उससे पूरी इकोनॉमी जो है वो एक आप बोले एक इंटीग्रेटेड सिस्टम की तरीके से यहां पर चलती हुई आपको नजर आएगी, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ये है कि भाई ये बहुत जरूरी होती है अर्बन लाइफ में, क्योंकि अर्बन लाइफ की अगर हम बात करें तो हर एक इंसान हर एक काम को नहीं कर सकता और ना ही उसकी उसमें एक्सपर्टीज होती है, और इसके कारण उसे कुछ दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंड करना होगा, ठीक है। सो द रीजन इज दैट द बिसाइड फूड प्रोडक्शन, ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, सेवरल टाइप्स ऑफ सर्विसेज आल्सो प्ले अ रोल इन इंपॉर्टेंट इन अर्बन इकोनॉमी, ठीक है। उसके बाद अगर आप सिटी पीपल की बात करेंगे तो ये सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते क्योंकि हर एक को किसी दूसरे इंसान के ऊपर डिपेंड होना होगा उसकी सर्विसेज
किसके लिए, उसके गुड्स के लिए। They depend on the products and services of another city of village people. There is a continuous interaction between the urban people and the village people. जैसा कि एग्जाम्पल में बताया हुआ है कि अगर एक कार्वर ऑफ स्टोन है, जिसे एक सील बनानी है, एक स्टेली बनाना है, तो उसके लिए स्टोन जो है वो उसे कोई और ला कर देगा, ठीक है। जो ब्रॉन्ज है वो कहीं और से बुलवाया जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कहीं और से करवाया जा रहा है, और इससे हर एक इंसान जो है वो अगले से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, और एक डिविजन ऑफ लेबर जो है वो यहाँ पर आपको सोसाइटी में देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए नाउ अब जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था कि भाई जो क्वेश्चन है उसमें आपको इंटरनल चॉइसेस दी जा रही हैं, ठीक है। तो यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 25 है, इसमें क्वेश्चन के ही विद इन आपको जो चॉइस है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन जो है वो आपको राइटिंग एंड सिटी लाइफ से है, ठीक है। अब क्या बताया हुआ है क्वेश्चन में, तो चलिए देखते हैं। सो व्हाट इज द नीड ऑफ फॉर अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन अर्बन सिटीज, कि जो सिटीज हैं, जो अर्बन सिटीज हैं, उन्हें चलाने के लिए सोशल ऑर्गेनाइजेशन की क्यों जरूरत है। और दूसरा क्वेश्चन है कि डिस्कस द सिस्टम ऑफ राइटिंग ऑफ मेसोपोटामियन एंड देयर लिटरेसी लेवल। अब ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाले वीडियो में भी बताया हुआ था कि भाई राइटिंग, क्योंकि चैप्टर के नाम में ही राइटिंग है, तो राइटिंग के ऊपर तो क्वेश्चन बनना बहुत ही लाजमी है। राइटिंग के ऊपर क्वेश्चन बन ही जाता है, कहीं ना कहीं आप देख ही लोगे, ठीक है। तो जो राइटिंग वाला टॉपिक है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट और उसके अराउंड जो पूरी चीजें हैं वो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए Now what is the need for social organization? तो सीधी सी बात है कि भाई जब लोग एक दूसरे की सर्विसेज के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि सोसाइटी इस तरीके से बनाई जाएगी जहां पर कुछ लोग क्या होंगे, ऑर्डर देंगे, और कुछ लोग जो होंगे वो ऑर्डर मानेंगे, तभी तो पूरा सिस्टम को चैनलाइज किया जा सकता है। तो इसलिए उन्होंने बात करी हुई है कि देयर इज अ नीड ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन द अर्बन सिटीज, क्योंकि फॉलोइंग रीजंस थे पहले कि कई तरीके की जरूरतें हैं, जैसे कि फ्यूल, मेटल, वेरियस स्टोन्स, वुड एक्सेट्रा, जो कि अलग अलग जगहों से आ रही हैं, ठीक है। अब उन्हें लाना, उन्हें स्टोर करने के लिए एक सिस्टम चाहिए। अब उसके बाद जो ग्रेन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उन ग्रेन्स की डिलीवरी करना, उनकी प्रोसेसिंग करना, उनका प्रोडक्शन करना, स्टोरेज करना, हर तरीके की चीजें जो है वो यहां पर करी जा रही हैं। अब ऐसी जब डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज देखी जा रही हैं, तो इन डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज को चैनलाइज करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए जरूरी है कि कुछ लोग जो हैं वो वेल कोऑर्डिनेटेड तरीके से उस सिस्टम में ऑर्डर देंगे, और बाकी लोग जो हैं वो उन ऑर्डर्स को मानेंगे, ताकि एक पूरा सिस्टम होगा जिसमें हर इंसान को अपना काम पता होगा और वो अपने काम को उतने ही बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश करेगा, ठीक। अब उसके बाद अगर हम बात करें, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था, यानी कि डिस्कस द सिस्टम ऑफ राइटिंग ऑफ मेसोपोटामियन, ठीक है, तो उसकी हमने बात करी थी कि भाई मेसोपोटामियंस जो हैं वो राइटिंग बहुत पहले के समय से कर रहे थे, ठीक है। अब उसके बाद जब क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट आ जाती है, तो क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट के आ जाने से चीजें कैसे होती हैं, लिटरेसी लेवल कैसे वहां पर इंप्रूव हुआ, उसकी हम बात करते हैं। सो मेसोपोटामियन राइटिंग इन्वॉल्व द क्यूनिफॉर्म साइंस। अब इन साइंस की अगर हम बात करें तो ये कैसे होते थे, ये वेज शेप्ड होते थे, ठीक है। इस तरीके से कोनिकल स्ट्रक्चर होता था, ठीक है, जो ब्रॉड एट बेस होते हैं और नैरो एट द टॉप होंगे। उसके बाद अगर बात करी जाए तो जो क्यूनिफॉर्म साइंस है वो कि कॉन्सोनेंट और वोवल को रिप्रेजेंट नहीं करते, वो किसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे सिलेबल को। अब इसके लिए क्या हो जा रहा है कि भैया सिलेबल है, तो जो स्क्राइब हैं उन्हें एक एक साइन के लिए 100 ऑफ कई सारे जो वर्ड्स हैं, जो थीम्स हैं, वो उन्हें याद करनी होती थी, ठीक है। सो द साइंस दैट द मेसोपोटामियन स्क्राइब हैड टू लर्न रैन इनटू द हंड्रेड्स। कई सारे साइंस जो हैं वो उन्हें यहाँ पर याद करने होते थे। अब धीरे से ये पता चला कि भाई जब एक इंसान को इतने सारे साइन याद करने हैं, तो हर एक इंसान के लिए लिटरेसी, मतलब हर एक इंसान के लिए पढ़ा लिखा होना, हर एक इंसान के लिए राइटिंग सीख पाना काफी मुश्किल था, और जिसके कारण सिर्फ कुछ ऐसे चुनिंदा ही लोग थे जो कि स्क्राइब का काम करते थे, या फिर जो लिटरेट होते थे। और अगर किंग भी लिटरेट हो रहे हैं तो वहां पर भी वो उसे अपना ऐसा अकम्प्लिशमेंट मानकर अपने डीड्स में वहां पर लिखवाया करते थे, ठीक है। तो यहां पर उन्होंने बताया हुआ है स्क्राइब के बारे में कि जब स्क्राइब लिखते थे तो पहला एक पूरा क्ले टैबलेट्स बनाया जाता था, क्ले को वेट करके, ठीक है। उसके बाद उसे उतने ही समय में लिखना है जब तक कि वो मिट्टी ड्राई ना हो जाए, क्योंकि अगर एक बार वो मिट्टी ड्राई हो गई, आपका मैसेज इनकम्प्लीट हुआ, तो वो जो आपका क्ले टैबलेट है वो वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसे उतनी ही स्पीड से लिखना है, उतनी ही एक्यूरेसी, उतने ही प्रिसिशन से लिखना है, ठीक। और इसी ही कारण देखा गया कि बहुत ही लिमिटेड लोग जो कि काफी स्किल क्राफ्टमैन हुआ करते थे, वो इन चीजों में एंगेज होते थे, ठीक है। सो एज देयर वर 100 ऑफ साइंस टू लर्न एंड मोस्ट ऑफ देम बीइंग कॉम्प्लेक्स, वेरी फ्यू मेसोपोटामियन कुड रीड एंड राइट। और इसीलिए हमने क्या देखा कि भाई
जो मेसोपोटामिया है उसमें वाइड स्प्रेड लिटरेसी जो है वो नहीं देखी जा रही है। ठीक, चलिए अब उसके बाद यहां से बात हो रही है रोमन हिस्टोरियन की, यानी कि जो रोमन हिस्ट्री है उसको पढ़ने के लिए हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज हैं। तो द रोमन हिस्टोरियन हैव अ रिच कलेक्शन ऑफ सोर्सेज जस्टिफाई द स्टेटमेंट। अब यहां पर मैंने आपको बताया हुआ है कि इसके लिए आप आसानी से एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, जहां पर आप ऊपर इस तरीके से सोर्स लिख देंगे और जो 3 तरीके के सोर्सेज यहां पर अवेलेबल है, यानी कि सबसे पहले टेक्स्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट, ठीक, और उसके बाद जो मटेरियल रिमेन्स यानी कि जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं उनके ऊपर आपने लिख देना है, और फिर आप पूरा जो भी आपको डिस्क्रिप्शन देना है वो आप यहां पर आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 मेजर सोर्सेज हैं जो हमें रोमन हिस्टोरियन या हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं। ठीक, तो अगर हम टेक्स्ट की बात करें तो इसमें लेटर हैं, स्पीचेस हैं, सेरेमन है, लॉज हैं, ठीक है, जो उस समय पर लिखे गए थे कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस के थ्रू। उसके बाद अगर आप डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे तो इसमें हमने पेपराई के बारे में पढ़ा हुआ था, इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शन यहां पर अवेलेबल है जो कि ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में मिल जा रहे हैं। उसके बाद आपको कई सारे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएंगे, लेटर, अकाउंट्स, ठीक है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, जो कि पेपराइसिस करके जो एक पेपर जो डेवलप किया गया था पेपराई घास से, उसके ऊपर यहाँ पर डेवलप करे गए हैं, उसके ऊपर लिखे गए हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें मटेरियल रिमेन्स की यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की, तो उसके लिए आपके पास कई सारी चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको पॉटरी मिल जाएगी, स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे, कॉइन्स, मोज़ेक्स, एंटायर लैंडस्केप। ठीक है, तो ये सभी चीजें जो हैं वो भी हमें रोमन एम्पायर के बारे में यहाँ पर बता रही हैं। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। Now, how did the Mongol rulers balance their nomadic heritage with the demands of the governing sedentary society? अब ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। क्यों कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि चीजें आपको एज इट इज चैप्टर में नहीं मिल रही हैं। ठीक, तो जो आपने चैप्टर से पढ़ा, जो आपने चैप्टर से समझा, उसके बेसिस पर आपको इसके आंसर को फ्रेम करना है। ठीक है, चलिए अब हमने पढ़ा हुआ था कि भाई मंगोल्स जो हैं उन्होंने जब सेडेंटरी सोसाइटी को रूल करना शुरू किया, ठीक है, तो लाइफ आफ्टर मंगोल्स, गंगेज खान के बारे में हमने पढ़ा हुआ था कि उनके बाद मगर मंगोल्स जब गंगेज खान चले गए तो उसके बाद मंगोल्स ने किस तरीके से अपने आप को अकोमोडेट किया सेडेंटरी सोसाइटीज के साथ। तो यहाँ पर आपको उन्हीं चेंजेस की बात करनी है। ठीक है, जैसे अगर आप शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले उन्होंने अडेप्शन और इनोवेशन की बात करी कि जिस तरीके से सेडेंटरी सोसाइटीज अपने आप को एक जगह पर सेटल करके एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बनाकर अपने आप को रूल करने की कोशिश करती है, तो वैसा ही कुछ इन्होंने यहां पर किया। इन्होंने कई सारे जो ब्यूरोक्रेट्स उन्हें अपॉइंट करे, उन्हें अलग अलग जगहों पर ट्रांसफर दिया और उनसे समझा कि इन सेडेंटरी सोसाइटीज को कैसे रूल किया जाता है, उन्हें कैसे गवर्न किया जाता था, ये उनका ही मेजर काम था। उसके बाद उन्होंने कल्चरल प्लुरलिज्म के ऊपर बात करी कि जो भी डाइवर्स सोसाइटीज उनके पास थी, जो कि अलग अलग एथनिसिटी, अलग अलग ग्रुप को बिलोंग कर रही थी, उन सभी को मिलाकर उन्होंने अपनी एक पूरी एक डाइवर्स सोसाइटी जो है वो यहां पर फॉर्म करी हुई थी। So they respected and recruited from the various religious and ethnic group like the Buddhists, Muslims, Christians, इन सभी को उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में पोजीशन दी हुई थी। उसके बाद अगर आप इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात करेंगे तो उन्होंने ट्रेड के ऊपर काम किया, उन्होंने कम्युनिकेशन के ऊपर काम किया और एक पूरा की पूरा एम्पायर बनाया हुआ है जिसमें हर एक इंसान जो है वो उनसे जुड़ा हुआ है। आप बोल सकते हैं एक वेल कम्युनिकेटेड एम्पायर जो उन्होंने बनाया हुआ है। उसके बाद अगर आप बहुत और बात करेंगे तो गजन खान जैसे जो रूलर्स हैं उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने आगे जाकर अपनी पॉलिसी को चेंज किया, है ना। जहां पर शुरुआत में क्या बात हो रही थी कि भाई पीजेंट जो है उन्हें तबाह कर दिया जाता था, उनके खेत जो है वो मिटा दिए जाते थे, लेकिन गजन खान जैसे जो रूलर्स हैं उन्होंने आगे जाकर क्या किया, उन्होंने यहां पर बात करी कि अगर आप पीजेंट्स को ही मिटा देंगे तो आपके लिए ग्रेन कौन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है कि आप डिस्टिंग्विश करें ओबीडियंट और डिसोबीडियंट पीजेंट्स के बीच में। ठीक, तो उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर बात करी हुई है। उसके बाद लीगल कंटिन्यूटी की बात करी गई कि यासा जैसे जो लीगल डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बनाए हुए थे, जो लीगल कोड बनाया हुआ था, उसको उन्होंने चेंज किया और सेडेंटरी सोसाइटीज के जो नॉर्म है उनके अकॉर्डिंग उन्होंने उनको चेंज करने की कोशिश करी, चीजों को अकोमोडेट करने की कोशिश करी, ताकि दोनों जो ग्रुप है नोमैडिक और सेडेंटरी, दोनों के बीच में एक अकोमोडेशन कहीं ना कहीं स्टैब्लिश, एक इंटीग्रेशन कहीं ना कहीं स्टैब्लिश होता हुआ आपको नजर में आए। उसके बाद अगर आप अर्बन एंगेजमेंट की बात करेंगे तो धीरे धीरे उन्होंने कई सारे अर्बन सेंटर्स बनाए हुए हैं जैसे कि काराकोरम, ठीक है, जहां पर ट्रेड हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है और उस पूरे एम्पायर को मैनेज करना, रूल कर पाना काफी अच्छा हुआ, काफी ज्यादा मतलब काफी आसान हो गया। ठीक है, तो वो नोमैडिक सोसाइटी जो गंगेज खान के समय या उनसे पहले एग्जिस्ट कर रही थी, जहां पर वो ट्राइबल नेचर में थे, एक दूसरे के ऊपर कन्फेडरेसी के फॉर्म पर अटैक कर रहे थे, कभी यूनाइट हो रहे थे, कभी डिसयूनाइट हो रहे थे फॉर द पर्पस ऑफ द ट्रेड और वॉर और व्हाटएवर। ठीक है, तो वो सभी चीजें अब इन्होंने छोड़ दी है और अपने आप को एक एम्पायर के फॉर्म में स्टैब्लिश करना इन्होंने यहां से शुरू किया था, जिससे कि वो उन सेडेंटरी सोसाइटीज के ऊपर आसानी से रूल कर सके। ठीक है जी, चलिए
अब यहां से हम हमारे सेक्शन सी यानी कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की बात करते हैं कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को लिखते समय आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मार्क्स को आपको कैरी कर रहे हैं, है ना। एक क्वेश्चन के ऊपर आपके 8 मार्क्स हैं, तो 8 मार्क का अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपसे डिस्क्रिप्शन पूछा जा रहा है तो आप उसे बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। अगर आपको किसी आंसर के पॉइंट पता है तो उन पॉइंट को भी आपको कुछ ना कुछ चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन उसमें डालनी है, ताकि आपका आंसर जो है वो कंप्लीट लग सके। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ मेन पॉइंट्स लिख रहे हैं, मेन वर्ड्स लिख रहे हैं और आप उसमें डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहे हैं, ठीक है। सो दीज क्वेश्चंस आर काइंड ऑफ अ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, जिसमें आपको पूरी की पूरी चीजें जो है वो बहुत आसानी से और सरल शब्दों में बतानी होती है, ठीक। चलिए, अब पहला क्वेश्चन है कि व्हाट कॉज गंगेज खान्स अनपॉपुलैरिटी इन द कॉन्कर्ड लैंड्स, एक्सप्लेन। कि भाई गंगेज खान जब इतने सारी लैंड को, इतने सारे एरियाज को कॉन्कर कर रहे थे, तो इसके बावजूद जो लोग हैं वो उन्हें अच्छी नजर से क्यों नहीं देख रहे हैं, वो अनपॉपुलर क्यों है, वो उन्हें डिफेम क्यों किया जा रहा है, ठीक है। सेकेंडरी सोसाइटीज के सामने उनकी आंखों में वो हीरो क्यों नहीं लग रहे हैं, उसके ऊपर आपको अपना आंसर लिखना है। अब यहां पर बात करी जा रही है कि भाई गंगेज खान, अगर आप मंगोल्स की बात करेंगे तो बहुत बढ़िया रूलर है, क्योंकि मंगोल्स को यूनिफाई किया, सब चीजें करी, बढ़िया चल रहा है। लेकिन अगर आप वहीं पर उन सेडेंटरी सोसाइटीज के बारे में बात करेंगे तो उनके ऊपर गंगेज खान ने क्योंकि कई सारी एट्रोसिटीज करी हुई है, उन्हें प्लंडर किया हुआ है, उनको लाइफ को डिस्ट्रॉय किया हुआ है, और इन सभी चीजों के कारण ये लोग जो हैं ये गंगेज खान को अच्छी नजर से नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि मंगोल्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर एक्सपेडिशन उन्होंने कई सारे ब्यूटीफुल सिटीज को डिस्ट्रॉय कर दिया है, वहां की जो सिटीज थी, वहां की जो इकोनॉमी थी, सभी चीजों को उन्होंने अटैक के बाद खत्म कर दिया था। उसके बाद इनके जो इन्वाजन्स होते थे उससे एग्रीकल्चर काफी बुरे तरीके से अफेक्ट होता था, ठीक है। उसके बाद ह्यूज फोर्सेस जो है वो उन्हें क्या करी, बिकॉज व्हेन द ह्यूज फोर्सेस पास दे डिस्ट्रॉय द स्टैंडिंग क्रॉप्स, है ना, कि जहां पर अटैक करने जा रहे हैं सिर्फ वहां पर नहीं, जहां से पास हो रहे हैं वहां के भी, क्योंकि खेतों से जा रहे हैं, कि लोगों की खड़ी फसलें जो है वो यहां पर बर्बाद करते हुए जा रहे। इस कारण से गंगेज खान उनकी आर्मी को कोई भी अच्छा नहीं समझता था। उसके बाद जब वॉर ईयर होते थे, इन्वाजन का समय होता था, तो ट्रेड और इकोनॉमी जो होती थी, जो कॉमर्स होता था, वो बैडली अफेक्ट होता था, ठीक। उसके बाद लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो हैं उनकी जान चली जाती थी इन्वाजन के कारण, ठीक है। वो धीरे धीरे हैंडीकैप बन जाते थे, हेल्पलेस हो जाते थे, बहुत सी चीजें उनके साथ खराब हो रही थी। उसके बाद बहुत सारे लोगों को एज अ प्रिजनर्स ऑफ वॉर कैप्चर करके उन्हें स्लेव बनाया जा रहा था। उसके बाद इन्वाजन के कारण हुआ कि धीरे धीरे कई सारे जो रिवर्स वगैरह थी वो अंडरग्राउंड हो गई, उनके रिपेयरमेंट के ऊपर काम नहीं किया जा रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ कॉन्कर किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन उस कॉन्कर के बाद जो कंसोलिडेशन होना है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद इसके कारण ये हुआ कि भाई बहुत सा जो लैंड था वो डेजर्टिफिकेशन की तरफ चला गया, है ना, कि वहां पर जो शहर थे वो तबाह हो चुके हैं और पूरा लैंड जो है वो एक प्लेन लैंड के तरीके से आपको दिखाई देने लगेगा, ठीक। उसके बाद अगर आप गंगेज खान के अटैक्स की बात करेंगे तो सिर्फ एक ही सेक्शन ऑफ द पीपल नहीं, हर एक सेक्शन ऑफ पीपल, यानी कि अगर आप बात कर लीजिए तो भाई चाहे फार्मर ग्रुप हो, चाहे ट्रेडिंग ग्रुप हो, चाहे इंटेलेक्चुअल्स हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे आर्टिजन्स हो, हर कोई जो है वो गंगेज खान और उनकी आर्मी के जो इन्वाजन्स हैं उनसे काफी ज्यादा परेशान थे, और इस कारण से मंगोल्स जो हैं उनका डर जो है वो लोगों को थरथरा रहा था, और इस कारण से ही वॉज वेरी अनपॉपुलर बिटवीन द सेडेंटरी सोसाइटीज, ठीक। चलिए, अब अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ गोल्ड रश इन द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्सपेंशन ऑफ अमेरिका। कि भाई जब गोल्ड रश हुआ तो गोल्ड रश के आने के बाद अमेरिका जो है वो किस तरीके से पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एक्सपांड होता है, ठीक है। तो गोल्ड रश के बारे में हमने पढ़ा हुआ था कि भाई जो मिड 19th सेंचुरी है उस समय पर गोल्ड रश देखा गया कि जो सदर्न पार्ट है, जो वेस्टर्न पार्ट है यानी कि कैलिफोर्निया, वहां पर गोल्ड की डिस्कवरी हुई थी, और उसके कारण कई सारे जो यूरोपियंस हैं वो अपने लैंड को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर अमेरिका की तरफ भागते हैं। और इसके कारण क्या किया गया कि बहुत सारी जो ट्राइब थी उन्हें एक तरीके से आप बोल दीजिए कि माइग्रेट कर दिया गया था, लाखों की संख्या में उन्हें माइग्रेट किया गया था, और बहुत सारे लोगों की उसमें डेथ हो जाती है। तो उस गोल्ड रश के बाद जब यहां पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी सर्च करी गई, ट्रांसपोर्टेशन की, कम्युनिकेशन की, ट्रेड की, इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो इसके कारण जो पूरा की पूरा अमेरिका है वो यहां पर आपको डेवलप होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। So the role of gold rush in the economic and political expansion of the America can be explained as the following. सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले रेलवे आया, रेलवे लाइंस बनाई गई, और जब रेलवे लाइंस बनाई गई तो उन रेलवे लाइन से जो इंटीरियर पार्ट ऑफ द एरियाज थे, है ना, वहां से सामान को लिया जाता था, उन्हें एक तरीके से एक्सपोर्ट किया जाता था, उन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाता था, किसके तरफ, सी शोर की तरफ, और वहां से बड़े बड़े शिप में उन्हें डालकर किसी दूसरी कंट्रीज की तरफ ले जाया जाता था। सो द गोल्ड रश कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द बिल्डिंग ऑफ रेलवे लाइन अक्रॉस द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका,
अमेरिका। थाउजेंड्स ऑफ चाइनीज वर्कर्स जो हैं वो यहाँ पर एम्प्लॉय करे गए थे। बाय 1870 यूएस रेलवे नेटवर्क वाज कंप्लीट, और कनाडा में ये 1885 में कंप्लीट हुआ था। उसके बाद कई सारी इंडस्ट्रीज का यहाँ पर ग्रोथ देखा गया, कई सारे एग्रीकल्चरल लैंड जो है उन्हें यहाँ पर खत्म करके वहां पर इंडस्ट्रीज बनाई गई थी। ठीक है, तो अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर दो रीजन है। पहला रीजन कि भाई जैसे ही रेलवे लाइन आई तो रेलवे लाइन को बनाने के लिए जो कई सारे इक्विपमेंट्स थे उसकी भी जरूरत थी रैपिड ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और दूसरी चीज की मशीनरी, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, एग्रीकल्चर का भी करना है, ठीक है, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करना है, तो हर चीज के लिए मशीनरी चाहिए थी, और उन लार्ज स्केल मशीनरी को बनाने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पर बूम होता है, ग्रो करता हुआ आपको नजर आएगा। So both in the US and Canada, the factories multiplied and the industrial town grew. US's economy was an undeveloped economy in the 1860s, but in 1890 यानी कि 30 साल में जो है वो वर्ल्ड का एक मेजर इंडस्ट्रियल पावर बनकर जो यूएसए है वो वर्ल्ड के सामने नजर आता है। ठीक, चलिए उसके बाद बात हो रही है एक्सपांशन ऑफ एग्रीकल्चर की। धीरे धीरे जितने भी फॉरेस्टेड एरियाज थे उन सभी फॉरेस्टेड एरियाज को क्लियर किया गया, और क्लियर करने के बाद वहां पर एग्रीकल्चर फार्म जो है, मतलब कमर्शियल फार्मिंग जो है वो एक तरीके से वहां पर सेटअप कराई जा रही है, और जिसके कारण कई सारे जो एनिमल, जैसे कि स्पेशली अगर आप बाइसन की बात करेंगे तो उन्हें यहाँ पर एक्सटरमिनेटेड कर दिया गया था। ठीक है, उन्हें हंटिंग जो है, मतलब उनकी पूरी लाइफ जो है वो हंटिंग के थ्रू यहाँ पर खत्म कर दी गई थी। उसके बाद अगर हम बात करें पॉलिटिकल एक्सपांशन की, तो धीरे धीरे जो पूरा की पूरा यूएसए, यानी कि जो पूरा आप नॉर्थ अमेरिका का पार्ट देखेंगे, वहां की हर एक टेरिटरी को अलग अलग चीजों से, चाहे वो ट्रेड हो जाए, वॉर हो जाए, अलग अलग मीन से उन सभी टेरिटरीज को परचेस करके या वॉर के थ्रू, बैटल के थ्रू उन्हें कैप्चर किया गया, और कैप्चर करके एक यूनिफाइड पूरा की पूरा यूएसए जो है वो यहां पर बनाया हुआ था। ठीक है, So the expansion was complete between the Pacific and the Atlantic Ocean. पूरे एरिया को यहाँ पर ज्वाइन कर दिया गया था। ठीक है, there is no longer remained the frontier that had pulled the European settlers west from many decades, and within few years USA was setting up its own colonies in Hawaii and Philippines, and it had become an imperial पावर। और धीरे धीरे जो यूएसए है अब वो खुद एक इंपीरियल पावर बन के नजर आता है हमें, जहां पर वो फिलीपींस और हवाईयन जैसे जो आइलैंड्स हैं उन्हें वो कैप्चर करता है। ठीक है जी, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ मेजी रिफॉर्म्स इन जापान। तो जब मेजी रिफॉर्म्स जब आए थे उससे जापान में क्या डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में आपको यहाँ पर बात करनी है। तो अगर आप मेजी रिफॉर्म्स की बात करेंगे तो ये रिफॉर्म जो है वो सिर्फ एक पैरामीटर में या एक पर्सपेक्टिव में नहीं, बल्कि आपको हर जगह पर दिखेंगे, चाहे फिर वो एजुकेशनल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो। तो जब भी आप आंसर लिखें तो उसको लिखते समय आपको कुछ इस तरीके से उसका प्रेजेंटेशन करना है कि आप हर एक चीज को यहां पर जस्टिफाई कर सके। ठीक है, तो अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात करेंगे तो मेजीज के आ जाने से या मेजी रजिस्ट्रेशन होने के बाद यहाँ पर कई सारे जो ओल्ड विलेज थे उनकी बाउंड्री को अल्टर किया गया। ठीक है, और उन्हें इंटीग्रेट कर दिया गया नेशन के थ्रू, और उन्हें अर्बनाइज करने की कोशिश करी जा रही थी। ठीक है, सो अल्टरिंग द ओल्ड विलेज एंड डोमिनियन बाउंड्रीज टू इंटीग्रेट द नेशन इन 1871 फ्यूडलिज्म वाज अबॉलिश्ड अंडर द मेजी रूल। उसके बाद अगर आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करेंगे तो यहाँ पर रेलवे लाइन बनाई गई थी टोक्यो और योकोहामा पोर्ट के बीच में। ठीक, 1782 से यहाँ पर कई सारे मॉडर्न बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस बन सकते हैं, जाय बसू जैसे जो बड़े बड़े बिजनेस फैमिलीज है ना, जो टाइकून्स देख रहे थे वो हमने यहाँ पर देखे, मित्सुबिशी जैसे। उसके बाद कई सारे इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स हो रहे हैं, टेक्सटाइल मशीनरीज यहाँ पर इंपोर्ट करी जा रही हैं यूरोप से, कई सारे फॉरेन टेक्नीशियंस को बुलाया जा रहा है नॉलेज को गेन करने के लिए, या कई सारे जापानीज को भी यहाँ से, मतलब जापान से यूरोप भेजा जा रहा है ताकि वो टेक्निकल नो हाउ सीख सके, वहाँ पर यूनिवर्सिटीज में पढ़ सके, नॉलेज गेन कर सके। ठीक, उसके बाद यहाँ पर फैक्ट्रीज का साइज जो है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज होने लगा। अगर आप एग्रीकल्चर रिफॉर्म की बात करेंगे सो फंड्स वर रेज्ड फॉर लेविंग इन द एग्रीकल्चर टैक्सेस। ठीक है, तो उसके बाद क्या किया गया कि फंड्स जो हैं वो एग्रीकल्चर टैक्सेस के लिए यहां पर लेवी करे जा रहे हैं। उसके बाद अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करेंगे सो इन 1889 जापान अडॉप्टेड द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें अब जो मेजी कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया गया जिसमें डाइट जो है वो यहां पर बनाई जाती है, एंड डिक्लेयर्ड एम्परर एज द कमांडर ऑफ द फोर्सेस। इट वाज हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइजी। ठीक है, उसके साथ क्या बताया जा रहा है कि भाई रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइजी जो है वो यहां पर दी जा रही है कि सिर्फ समाज के कुछ ही लोग जो है, स्पेशली जो अगर हम एडल्ट मेल की बात करेंगे तो उन्हीं तक जो फ्रेंचाइजी यानी कि जो राइट टू वोट है उसका ऑर्डर जो है या उसका स्प्रेड जो है वो देखा जा रहा है। उसके बाद अगर हम एजुकेशनल रिफॉर्म्स की बात करें तो न्यू एजुकेशनल सिस्टम यहां पर बनाया गया था 1870 से, स्कूलिंग खोली गई थी कंपलसरी फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, उसके बाद 1910 तक इसे यूनिवर्सल बना दिया गया था, ट्यूशन फीस मिनिमल कर दी गई थी, यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई थी टोक्यो में 1771 तक। ठीक है, 1777 में
मिलिट्री रिफॉर्म्स की बात करें तो ऑल यंग मेंस ओवर 20 हैड टू सर्व अ पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस, और मॉडर्न मिलिट्री फोर्स जो है वो यहाँ पर डेवलप करी गई थी। ठीक है, तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पर बताए हुए हैं इस आंसर में। अब इसके अलावा भी अगर आप इन्हें और ज्यादा डिस्क्राइब कर सकते हैं तो अपने आंसर को और आप यहाँ पर लेंदी बना सकते हैं और अच्छा भी लगेगा वो। ठीक है, अगर आप और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें इंक्लूड करते हैं तो। ठीक है जी, तो ये हुआ हमारा सेक्शन सी। अब यहां से हम आगे बात करेंगे हमारे सेक्शन डी की। अब यहां से हम बात करते हैं हमारे सेक्शन डी की, जो कि है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। अब यहां पर आप देखेंगे कि हर एक सोर्स जो है वो ये आपके टोटल 4 मार्क्स को कंसिडर कर रहा है, और टोटल इसमें 3 सोर्स है, यानी कि टोटल हो गए आपके 12 मार्क्स। ठीक है, तो पूरे 12 मार्क्स जो है इस पूरे सेक्शन के ऊपर आपके होने वाले हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले सोर्स से, जहां पर आपको कैप्चर ऑफ बुखारा के बारे में बता रहे हैं जुवीनी। जुवीनी जो कि एक लेट 13th सेंचुरी के पर्शियन स्कॉलर हैं, जो कि मंगोल रूलर्स उस समय पर ईरान में जब रूल कर रहे थे उसके बारे में उन्होंने बताया हुआ है कि किस तरीके से जो बुखारा सिटी है उसको कैप्चर किया गया, और उसके कैप्चर किए जाने के बाद गंगेज खान जो है ये यहाँ पर एक फेस्टिवल ग्राउंड में उस सिटी के सभी रिच रेसिडेंट्स जो हैं उन्हें असेंबल करते हैं और एड्रेस करते हैं कि क्योंकि आपने सिटी में क्या किया हुआ है, बहुत ज्यादा सिन को कमिट किया हुआ है, क्योंकि अगर आप ऐसे सिन को कमिट नहीं करते तो भगवान मेरे जैसा जो रेथ ऑफ द गॉड है वो कभी भी आपके ऊपर नहीं देते। ठीक, तो क्योंकि भगवान आपको यहाँ पर पनिश कर रहे हैं और आपकी पनिशमेंट यही है कि इसलिए क्योंकि आपने इतने सारे सिन करे हुए, इस कारण से आपके इस जो पूरे सिटी को है उसको हमने प्लंडर किया और डिवास्टेट किया। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो चलिए उसे देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाय हुम इज द अबव पैसेज रिटन एंड व्हाट डज ही डिस्क्राइब। तो किसने लिखा हुआ है, जुवीनी ने, और किसके बारे में बता रहे हैं, कैप्चर ऑफ बुखारा के बारे में बता रहे हैं। What do you know about गंगेज खान। अब ये इंफॉर्मेशन जो कि आपके चैप्टर के ऊपर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, उसके ऊपर आपको लिखना है कि गंगेज खान के बारे में आप क्या क्या जानते हैं। देन व्हाट डिड गंगेज खान से टू द कॉन्कर्ड पीपल। क्या बोला हुआ था कि भाई क्योंकि आप लोगों ने क्या करे, ग्रेट सिंस को कमिट किया हुआ है, इस कारण से भगवान जो है उन्होंने मुझे एज अ योर पनिशमेंट ऑफ द गॉड जो है वो यहाँ पर आपके लिए भेजा हुआ है। ठीक, तो ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है, उसके आंसर्स को यहाँ पर आप फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहां पर बात हो रही है फुकुयावा युकिची की। अब फुकुयावा युकिची के बारे में हम सभी जानते हैं कि इन्होंने जापान को एक्सपेल एशिया का टाइटल दिया होता है। ये बोला होता है कि जापान को मॉडर्नाइज हो जाना चाहिए, वेस्टर्नाइज हो जाना चाहिए, और इसके लिए उसे एशिया की जो मेंबरशिप है वो छोड़कर यूरोपियन ग्रुप को ज्वाइन कर लेना चाहिए, यानी कि वेस्टर्न ग्रुप को ज्वाइन कर लेना चाहिए। ठीक, तो यहां पर उन्हीं की बात करी जा रही है, उन्हीं के लाइफ के बारे में कई सारी चीजें बताई हुई हैं, उनके व्यूज बताए हुए हैं, जिसके ऊपर आपको कई सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है जी, चलिए नाउ अगर हम फुकुयावा युकिची की बात करें, सो इज बोर्न इन इम्पोवरिश्ड समुराई फैमिली। ही स्टडीड इन द नागासाकी एंड ओसाका, जहां पर उन्होंने डच सीखी, वेस्टर्न साइंस और लेटर इंग्लिश को भी सीखा हुआ था। इन 1860 ही वेंट एज अ ट्रांसलेटेड फॉर द फर्स्ट जापानीज एम्बेसी टू द यूएसए। दिस प्रोवाइडेड material for a book on the West written on not in a classical but in a spoken style that become extremely popular. ठीक, he established a school that is today known as the Keio University. Keio University. He was one of the core member of the Miroshuka society to promote the Western learning. In the encouragement to learning, ठीक है, इसमें ही वॉज अ वेरी क्रिटिकल ऑफ द जापानीज नॉलेज, और उन्होंने क्या बोला कि जापान जो है उसे अपनी चाइनीज नॉलेज को छोड़कर, जापानीज नॉलेज को छोड़कर वेस्टर्नाइजेशन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। सो ऑल दैट जापान हैज टू बी प्राउड ऑफ इट्स सेंस इज सीनरी। ही एडवोकेटेड नॉट जस्ट द मॉडर्न फैक्ट्रीज एंड द इंस्टीट्यूशन बट द कल्चरल एसेंस ऑफ द वेस्ट, द स्पिरिट ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है, कि अब वो क्या बोल रहे हैं कि जापान जो है उसे सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्रीज के टर्म पर, साइंस के टर्म पर अपने आप को वेस्टर्नाइज नहीं करना है, बल्कि उनकी जो स्पिरिट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन है, जो आत्मा है वेस्टर्नाइजेशन की, उसको भी जापानीज लोगों को अडॉप्ट करना है। ठीक, Now with this spirit, it would be possible to build a new citizen, और जो किसके तरफ होगा, जो कि वेस्टर्नाइज करने की, यानी कि वेस्टर्नाइजेशन की तरफ वो इंक्लाइंड होगा। His principle was heaven did not create men above man nor set men below men। ठीक है, तो जो एक पुराना फ्यूडल सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा था, जो एक पुराना हिरार्किकल सिस्टम जापान में एग्जिस्ट कर रहा था, उन्होंने इन सभी को निगेट किया और बोला कि एक ऐसी सोसाइटी बननी चाहिए जो कि कंप्लीटली क्या हो, वेस्टर्नाइज हो। अब इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द फुकुयावा युकिची। तो यहाँ पर जो सारी चीजें हमने एलिमेंट्री चीजें उनके बारे में पढ़ी हुई हैं वो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। नाउ व्हाट डिड ही एडवोकेट, किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो जापान के वेस्टर्नाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। नाउ मेंशन द नेम ऑफ द बुक इन विच ही क्रिटिसाइज द जापानीज नॉलेज। कौन सी बुक लिखी हुई थी उन्होंने, इन द एनकरेजमेंट टू लर्निंग। ठीक, चलिए
अब ये सारी चीजें जो है ये यहाँ पर आपको दी हुई हैं कि भाई कौन सी पुअर फैमिली में थे, कई सारी चीजें सीखी उन्होंने, ट्रांसलेटर बन के यूएसए गए हुए थे, ठीक, सोसाइटी को, उस सोसाइटी का जो वेस्टर्न साइंस को, वेस्टर्न नॉलेज को प्रमोट कर रहा था उसके मेंबर थे ये, ठीक। उसके बाद उन्होंने सिर्फ मॉडर्न फैक्ट्री की नहीं बल्कि उनके जो स्पिरिट है उसको भी, स्पिरिट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन उसको भी अडॉप्ट करने की बात करी हुई थी, और उनकी बुक का नाम था द एनकरेजमेंट टू लर्निंग। चलिए अब यहां से हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 33 की। अब इस सोर्स में भी पाथ्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन से ये सोर्स है जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि जापान में किस तरीके से मॉडर्नाइजेशन आया और उसका क्या इंपैक्ट कॉमन लाइफ के ऊपर यानी कि कॉमन सोसाइटी के ऊपर देखने को आपको मिलेगा। सो मोगा, एन एब्रीविएशन फॉर मॉडर्न गर्ल, इट रिप्रेजेंटेड द कमिंग टुगेदर इन द 20th सेंचुरी ऑफ द आइडियाज ऑफ जेंडर इक्वालिटी, ठीक। उसके बाद एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर को ये रिप्रेजेंट करता है, एक डेवलप इकोनॉमी को ये रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर अगर आप मिडिल क्लास की बात करेंगे तो उन्होंने ट्रैवल को, एंटरटेनमेंट को एम्फसाइज करना शुरू किया, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक ट्रैम्स जो है वो यहाँ पर चलनी शुरू हुई, पब्लिक पार्क्स बनने शुरू हुए, डिपार्टमेंटल स्टोर्स बनने शुरू हुए। टोक्यो में एक जो फैशनेबल एरिया है उसे गिंजा कहा जा रहा है, ठीक है, जो कि द एरिया कॉल्ड एज द गिनबुर्रा, जो कि कंबाइनिंग टू वर्ड्स गिंजा एंड द बुरबुरा दोनों को कंबाइन करके एक फैशनेबल स्ट्रीट जो है, एरिया जो है वो यहाँ पर बताया जा रहा है उसके बारे में, ठीक। रेडियो स्टेशंस डेवलप होते हैं, मत्सई शमुकु जैसे जो एक्ट्रेस हैं वो काफी पॉपुलर होती हैं अपने काम के लिए, जो उन्होंने एक्टिंग करी हुई है उसके लिए, ठीक है। अ डॉल हाउस उनकी काफी एक फेमस किताब है, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है। मूवीज बिगिन टू बी मेड इन 1899, सून देयर वाज अ डजन ऑफ कंपनी मेकिंग 100 ऑफ फिल्म्स, ठीक है। वाइटलिटी आपको देखने को मिलेगी, ट्रांजिशनल नॉर्म में चेंज देखने को मिलेगी, मतलब एक तरीके से जो पूरा मॉडर्नाइजेशन है उसकी यहाँ पर बात हो रही है। अब इसकी अगर हम क्वेश्चन की बात करें, सो व्हाट इज मेंट बाय मोगा, ठीक, तो मोगा किसको बता रही है, एक एब्रीविएशन है किसका, मॉडर्न गर्ल का। उसके बाद विच न्यू फॉर्म्स ऑफ ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट डिड द मिडिल क्लास फैमिलीज एंजॉय, किस तरीके के ट्रैवल और एंटरटेनमेंट को एंजॉय कर रहे हैं, तो ट्रैम्स को, पब्लिक वॉक्स को, कम्युनिकेशन को, है ना, जो एंटरटेनमेंट के लिए मूवीज बनाई जा रही है उन सभी चीजों को, फैशनेबल एरियाज को एंजॉय कर रहे हैं वो। उसके बाद वाई दिस पीरियड वॉज कॉल्ड वन ऑफ द ग्रेट वाइटलिटी, क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इतनी तरीके की वेराइटी ऑफ सर्विसेज जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो ये सारे उसके आंसर्स हो गए कि मिडिल क्लास, मोगा का मतलब मॉडर्न गर्ल हो गया, मिडिल क्लास फैमिलीज जो है वो ट्रैवलिंग इलेक्ट्रिक ट्रैम में एंजॉय कर रही हैं, पब्लिक पार्क्स को वगैरह जो है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो है उन सभी को वो एंजॉय कर रहे हैं। फर्स्ट रेडियो स्टेशन यहाँ पर आए हैं, मत्सी सुमाको जैसे जो एक्ट्रेस हैं वो एक काफी फेमस नेशनल स्टार बन जाती हैं, विद हर पोर्ट्रेल इन द नॉर्वेजियन राइटर एस्बेन डॉल हाउस, ठीक है। उसके बाद मूवीज यहाँ पर बननी शुरू हुई हैं, डजन ऑफ कंपनी यहाँ पर फिल्म मेकिंग के ऊपर काम करती हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पर आपको मॉडर्नाइज जापान के बारे में यहाँ पर आपको बता रही हैं, ठीक है जी। चलिए अब ये तो था हमारा सेक्शन डी। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारे लास्ट सेक्शन की तरफ, यानी कि सेक्शन ई, जिसमें आपको मैपिंग और लोकेशन करनी है, ठीक है। तो अब ये जो मैपिंग वाला सेक्शन है इसमें आपको चीजें आइडेंटिफाई भी करनी है और चीजें यहाँ पर आपको लोकेट भी करनी है। तो अगर हम लोकेटिंग एरियाज की बात करें तो यहाँ पर आपको 3 चीजें बताई हुई हैं, सेंट डेनिस, मैड्रिड और वियना या फिर लंदन, दोनों में से आप किसी एक को आइडेंटिफाई लोकेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोकेशन वाले एरिया की बात करें, है ना, जो आपको आइडेंटिफाई करना है, तो जो मैप में ऑलरेडी लोकेटेड है लेकिन आपको उन्हें आइडेंटिफाई करना है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट दिख रहे हैं, एक है पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक है। अब अगर आप इस मैप में देखोगे तो जितना एरिया आपको बाउंड्री वाला है ना, ये पूरा एरिया जो है यहाँ पर आपको बाउंड्री के फॉर्म में दिख रहा है, और बाकी का ये जो वेकेंट एरिया आपको दिख रहा है यहाँ पर सी है, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें लोकेट करना है किसको, सेंट डेनिस को। तो सेंट डेनिस के बारे में हमें पता था कि सेंट डेनिस कहाँ था बेटा, सेंट डेनिस जो पेरिस है, यानी कि पेरिस के आसपास पूरा फ्रांस का जो एरिया था, पेरिस के ऊपर की तरफ, यानी कि उसके नॉर्थ की तरफ यहाँ पर आपको सेंट डेनिस देखने को मिल जाएगा। तो अगर ये हमारा फ्रांस है तो फ्रांस का ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर आपको सेंट डेनिस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगली सिटी है मैड्रिड। मैड्रिड कहां पर था बेटा, मैड्रिड था स्पेन में, ठीक है। तो ये रहा हमारा स्पेन, और स्पेन की अगर आप बात करोगे तो यहां पर जो है वो आपको मैड्रिड देखने को मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद अगला है वेना या फिर लंदन। तो अगर हम वेना की बात करेंगे तो वेना आपको जो जर्मन स्टेट, जहां पर ऑस्ट्रिया आपको देखने को मिलेगा, यहां पर है ना आपको वेना मिल जाएगा। और वहीं पर अगर हम लंदन की बात करें तो ये जो आपको ग्रेट आइलैंड्स दिख रहे हैं इंग्लैंड के, यहां पर आपको इधर वाला जो पार्ट है यहां पर आपको लंदन देखने को मिल जाएगा। अब उसके अलावा यहां पर ऑलरेडी मैप में 2 पॉइंट्स है जिन्हें आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो पहला है पॉइंट ए, क्योंकि अब ये फ्रांस के एरिया में है, ठीक है। और सेंट डेनिस के नीचे, यानी कि मैंने आपको पेरिस से एग्जाम्पल
एग्जाम्पल दिया हुआ था, तो जो पॉइंट ए है वो किसके बारे में बता रहा है, वो बता रहा है आपको पेरिस के बारे में, ठीक। और जो पॉइंट बी है ना, क्योंकि आप जब इटालियन स्टेट्स के बारे में बात कर रहे थे तो उसके जो ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड है वहां पर कई सारे आइलैंड्स हमने देखे थे, तो वहां पर कॉर्सिका और जो सिसिली है, तो वहां पर कॉर्सिका और जो सरडानिया, सिसिली, ऐसे जो कई सारे आइलैंड्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। तो ये जो ऊपर वाला आइलैंड है वो कॉर्सिका है और जो नीचे वाला आइलैंड है ये क्या है, सरडानिया है, ठीक है। तो ये सारे जो लोकेशंस हैं, जो आइडेंटिफिकेशन वाले पॉइंट्स हैं, वो सारे आपको इस मैप में दिए हुए हैं। इससे आप इसे और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको मैपिंग का एक कंप्लीट वीडियो प्रोवाइडेड है, तो उसे देखकर भी आप अपनी मैपिंग की प्रैक्टिस को बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक। तो ये था भाई हमारा सैंपल पेपर का वीडियो। सो होप है आपको पसंद आया होगा। टिल देन टेक केयर, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।